हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। माइक तो था ही, वो खाली उसका स्टैंड नया लिया सर। अच्छा लगा सर थोड़ा। कल आ गया अमेज़न से, मतलब जैसा तैसा करके। किसी और मतलब वो ओरिजिनल कंपनी ने तो नहीं, कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया उसका। बट फिर वो कहीं पे कुछ मिल गया उसका रिपेयरेबल पार्ट। तो आई थॉट कि लेट मी एटलीस्ट लाइक नो ऑर्डर इट आउट एंड लेट अस सी कि हाउ इट इज वर्किंग। आई गेस इट इज वर्किंग फाइन। अभी आज सुबह ही मैंने सेटअप किया, बट इट्स वर्किंग फाइन, तो दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। आनी तो नहीं चाहिए सर ऐसे। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस आई नो दैट सर। देखो दैट इज द केस ना। There was a question which was asked in one of the PYQs as well, na, कि the Varnashram or the Varna Shankara traditions or the dharma that was preached in the Shastras, that was never followed in the letter and spirit, sir, okay? है ना, समझे कि नहीं? यही तो सवाल था ना सर, ओके? एवरीवेयर धर्मशास्त्र तो ये कह रहे थे कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से अलाउ नहीं करना चाहिए सर, ओके? है ना, सोशल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एवरी टाइम यू विल सी कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो ये दर्शा रहा है कि सोशल ऑर्डर व्हिच वर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द धर्मशास्त्रस, मैनिफेस्टेशन समझ में आ रहा है कि जिसमें जो लिखा गया था वो प्रैक्टिकली था नहीं सर, है ना, समझे? गेटिंग अ पॉइंट, ओके? So practically the social order was very different compared to the manifestation which was here in the Shastras. So that is one of the reasons we will come to know कि there will be exceptions over here, और इसी के ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा आपको, है ना? So I guess few years back we had discussed a question कि जिसमें एक सवाल आया था कि the dharma or the social order which is prescribed in the dharma shastras was never a true reflection of the ancient Indian society, है ना? कुछ ऐसा सवाल आया था, as far as I remember हमने उसके ऊपर चर्चा भी की थी कि बहुत सारे हमारे पास exceptions है उसको लेके, है ना? exceptions इतने सारे हैं इसको साथ जुड़े हुए, जिनको थ्रू हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई देखो ये जो social order किताबों में लिखा गया था वो कभी लेटर और स्पिरिट पे फॉलो नहीं होता था, है ना, समझे? गॉट द पॉइंट। चलिए सर, ओके। तो अपन शुरू करते हैं गुप्ता सोसाइटी को, और मतलब गुप्ता पॉलिटिकल हिस्ट्री खत्म कर दिया था। अच्छा हुआ। अब मेन तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल भी आएगा एंड वी विल सी दैट इसके ऊपर जो डिबेट्स है थोड़ी बहुत इसकी भी बातें कर लेंगे, और उसके साथ जुड़ी हुई जो रिलेशंस है वो भी हम लोग देखेंगे सर, ठीक है? अब देखिए गुप्ता पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीन चार चीजें समझनी है सर, ओके? एंड हम बेसिकली फ्यूडलिज्म की ओरिजिन देखेंगे आज। फ्यूडलिज्म क्यों? क्योंकि फ्यूडलिज्म एक्चुअली गुप्ता पीरियड के बाद ज्यादा निकल गया, पर गुप्ता पॉलिटी को तो प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी के रूप में पहचानते हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सेकंडली वी विल आल्सो ट्राई टू सी कि इस दौर के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी सर, समझे? तो गुप्ता पीरियड इज नोन एज अ पीरियड वेयर द जेनेसिस ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म हैड टेकन प्लेस, ओके? और इसी के सेंट्रिक थोड़ी बहुत चर्चा होगी। आज का क्लास हमारा मोस्ट ऑफ इसके ऊपर होगा, थोड़ा ब्लैक बोर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे, देन जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे आपको स्लाइड्स और उसके ऊपर भी समझाऊंगा सर, ओके? तो 5 चीजें हैं इसको लेके। मेनली हमें इसको दो अप्रोच में पढ़ना है। वी आर सपोज टू, ये तो थोड़ा ऐसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, क्योंकि पुरानी जो प्लेट थी ना ये प्लास्टिक की थी सर, समझे नहीं समझे? तगड़ा पैसा लेके प्लास्टिक की चीजें बेच रहे हैं सर, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5-2 किलो का माइक उसके ऊपर वो है ना स्विvel करेगा, समझे नहीं? मतलब 2 किलो का स्टैंड और 2 किलो का माइक, मतलब 4 किलो का वेट है ना, प्लास्टिक का इतना छोटा सा खिलौना उसके ऊपर वो एक्चुअली हिंज था, दिस वाज हिंज, ओके ना? इसके ऊपर ये डंडा लगा हुआ था सर, ठीक? और डंडे के ऊपर माइक आता था सर, समझे? तो ये गोल घूमता था, फिर माइक भी गोल घूमता था, तो समझे? और पैसा तगड़ा लेता है कंपनी सर, ओके? अभी उसका मैं रिव्यू डालने वाला हूं सर, ओके? ये इसका ऑनलाइन रिव्यू अभी तक मैंने डाला नहीं। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू बाद में डालता हूं सर, 2-3-4 महीना यूज करके इमीडिएटली नहीं डालता हूं, वेरी गुड, वेरी गुड। और वो ये डिलीवरी करते हैं ना ये ई-कॉमर्स कंपनीज वाले, तो अंदर एक छोटा सा कार्ड छोड़ते हैं, और ये छोड़ते हैं कि आप 1 हफ्ते में रिव्यू डाल दोगे तो हम आपको कैशबैक देंगे ₹50, समझे? मतलब लालच आप देखिए कैसे कस्टमर्स के अंदर जगाते हैं। उनको पता है कि इनिशियली नई-नई प्रोडक्ट होगी तो अच्छी होगी सर। अब यहाँ अप्रैल अप्रैल में प्रोडक्ट किया हुआ, तो सितंबर अगस्त में तो टूट भी गया सर, समझे कि नहीं? है ना? खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके? तो हम बेसिकली गुप्ता के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंड विद रिस्पेक्ट टू गुप्ता वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट्स जहां हमने बेसिकली इनके सोर्सेस के बारे में कल डिस्कस किया था, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, और इनके डिक्लाइन के बारे में देख लिया था सर, है ना, समझे? अब देखिए यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे एंड वी विल सी दैट इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, और इनकी बेसिकली नेचर ऑफ पॉलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ पॉलिटी क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। इनकी इकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और इकोनॉमी के साथ-साथ अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेवेन्यू के सोर्सेस कैसे हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे? ओवरऑल इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे सर, ओके? आर्ट एंड कल्चर और वो सब तो अभी 1-2 टाइम या 1-2 क्लास के बाद आपको देखने को मिलेगा, बट एट लीस्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समझे? अब देखिए कि गुप्ता के अंतर्गत जो नेचर ऑफ पॉलिटी है और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों कोरिलेट करके थोड़ा बहुत देखते हैं, और नेचर ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत एक बात बहुत बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है, वो है फ्यूडलिज्म सर, है ना? अब देखिए सामंतवाद या फ्यूडलिज्म जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं, उसमें उसकी 2 प्रकार की डेफिनेशन है। फ्यूडलिज्म इज द वेस्टर्न डेफिनेशन, है ना, समझे? और सामंतवाद जो है वो इंडियन डेफिनेशन है सर, ओके? इनफैक्ट ये जो सामंत सिस्टम है वो थोड़ी अलग है कंपेयर्ड टू द फ्यूडलिज्म जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर निकल के आई थी सर, ओके? तो मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो मच इनटू द डेप्थ ऑफ द हाउ द फ्यूडलिज्म हैड इमर्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, बट देन वी विल नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये है क्या सर, है ना? ये फ्यूडलिज्म की कहानी किस तरह से निकल के आई है सर, गेटिंग ओके? तो किसी ने कहा कि भाई फ्यूडलिज्म है क्या, और फ्यूडलिज्म का बैकग्राउंड क्या है, और ये कहां से निकल के आया सर, है ना, समझे? तो फ्यूडलिज्म इज अ प्रैक्टिस, है ना, समझे? इसकी अगर व्याख्या देखोगे तो ये क्या है कि एक प्रकार की प्रैक्टिस है। दिस प्रैक्टिस वाज विद रिस्पेक्ट टू द ग्रांटिंग ऑफ द लैंड टू द रिलीजियस एंड द ऑफिशियल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट्स, है ना, समझे? कि लैंड ग्रांट्स दी जाती थी खास करके रिलीजियस पर्सनालिटीज को, रिलीजियस पर्सनालिटीज में ब्राह्मण आ गए हो, लेटर बुद्धिस्ट आ गए हो, बाकी सारे लोगों को सर, गेटिंग ओके? एंड साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि कभी-कभी ऑफिशियल्स को भी दिया जाता था, जो मूल तरह से अपना स्टेट को कार्व आउट करने की कोशिश करेंगे सर, है ना, गेटिंग ओके? और इन सब के कारण वी विल सी कि एक न्यू क्लास ऑफ रूलर्स निकल के आए जिन्हें हम लोग कहते हैं लैंडलॉर्ड्स सर, ओके? लैंडलॉर्ड्स क्यों? क्योंकि जिनके हाथ में जमीन आई थी वो ऑब्वियसली राजा के रूप में काम करेगा, है ना? तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि द रेवेन्यूज दैट वर एट्रिब्यूटेड टू द ऑफिशियल्स और द रेवेन्यूज दैट वर एट्रिब्यूटेड ऑफ द लैंड व्हिच वाज गिवन टू द ब्राह्मणिकल और द बुद्धिस्ट मिशनरीज, ओके ना, समझे? ये सब बेसिकली अपने सिस्टम को चलाते हैं, और यहाँ से शुरुआत होगी आपकी बेसिकली फ्यूडलिज्म की सर, है ना, समझे? तो एक प्रकार की व्यवस्था है। अंडर दिस सिस्टम वी विल कम टू नो कि ये लैंड ग्रांट्स की प्रथा शुरू हुई थी, और ये मोस्ट ऑफली प्री गुप्ता पीरियड के साथ जुड़ी हुई है सर, है ना? प्री गुप्ता पीरियड का मतलब क्या है कि दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुप्तास, ओके ना, समझे? बट इट स्टार्टेड इवन बिफोर द प्री गुप्ता पीरियड सर, है ना, ओके? तो ऐसा कहते हैं कि इसकी जब हम लोग जेनेसिस देखते हैं या इसकी ओरिजिन देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये पता चल रहा है कि समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड दिस प्रैक्टिस हैज इमर्ज्ड सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? एंड बाय द गुप्ता पीरियड इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ सर, है ना, वो निकल के आ चुकी थी सर, गेटिंग ओके? और इसी बेसिस के रूप में वी विल सी कि हिस्टोरियंस ने और ऑथर्स ने आइडेंटिफाई किया कि भाई देखो इसकी जेनेसिस यहाँ से निकल के आई, और इसके ऊपर फिर डिबेट्स होने की शुरुआत हुई सर, है ना,
गेटिंग ओके। अब इसकी जो डिबेट है, ये डिबेट के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डिबेट आती है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर है सर, है ना समझे? क्योंकि ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, यहाँ पे बहुत सारी डिबेट चलनी शुरू होगी। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर भी बताया था कि देयर वाज हिस्टोरिकल डिबेट बिटवीन हरबंस मुखिया एंड आर एस शर्मा एंड रोमिला थापर और फिर बीडी चट्टोपाध्याय, ये 3-4 स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, अपने अपने ओपिनियन देंगे कि फ्यूडलिज्म कहां से निकल के आया सर, है ना समझे? गेटिंग ओके। वी विल सी कि फ्यूडलिज्म के ऊपर सबसे पहली चर्चा यहाँ से ये निकल के आ रही थी कि व्हाई इट डेवलप्ड एंड व्हेन इट डेवलप्ड सर, है ना समझे? गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि नेचर ऑफ फ्यूडलिज्म जो है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट हुई है, वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में हुई। गुप्ता पीरियड और प्री गुप्ता पीरियड के अंदर खाली यही चर्चा यहाँ पे सीमित हो चुकी थी कि ये क्यों निकल के आया था सर, है ना समझे? और ये कब निकल के आया था सर, है ना गेटिंग ओके। और इसके क्या-क्या फीचर्स जुड़े हुए हैं सर, है ना समझे? गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि फ्यूडलिज्म के ऊपर जब इसकी जेनेसिस के ऊपर चर्चा की गई तो बहुत सारे वी विल सी कि आइडियाज के ऊपर बातें हुई सर, ओके। और व्हाई और व्हेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मैंने आपको व्हेन के बारे में बताया कि ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब प्री गुप्ता पीरियड के साथ ये ओरिजिन हुआ है सर, ठीक है। और ये प्री गुप्ता पीरियड के साथ-साथ आता है, गुप्ता पीरियड में और बढ़ा और पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आता है, अपने क्लाइमेक्स में चला गया सर, ठीक है ना समझे? सो इट वेंट इंटू द क्लाइमेक्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड बट नॉट इन द गुप्ता पीरियड इटसेल्फ सर, है ना समझे? गेटिंग ओके। तो लैंड ग्रांट्स का इश्यू करने से और बेसिकली जो लोकल रूलर्स से उनकी पावरफुल होते जो प्रक्रिया निकल के आई, इसे सामंती प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं सर, ओके। अब इसके अंदर जब हम लोग व्हाई की बात करेंगे तो बेसिकली दो आइडियाज निकल के आए थे। ये आइडियाज फ्यूडलिज्म के साथ डिबेट के साथ ही चर्चा हुए हैं सर, ठीक है। और ये चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है जिसने ये कहा कि फ्यूडलिज्म इज एन आउटकम ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन दैट टुक प्लेस इन द पॉलिटी सर, ठीक है ना समझे? गेटिंग ओके। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट सिस्टम का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो ये जो स्टेट सिस्टम था या स्टेट स्ट्रक्चर हुआ करता था सर, ओके, उसमें विकेंद्रीकरण हुआ है। विकेंद्रीकरण किस तरह से हुआ? तो राजा जो था ऊपर बैठा हुआ था पॉलिटिकल हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब राजा अपनी शासन नहीं चला पा रहा है सर, गेटिंग ओके। और राजा वी विल सी कि कमजोर हो रहा था तो उसको अपनी डिपेंडेंसी अपने अधिकारियों के ऊपर और बहुत सारे लोकल रूलर्स के ऊपर रखनी पड़ रही थी और इन सब के चक्कर में उसको लैंड इश्यू करनी पड़ी चार्टर्स के थ्रू सर, गेटिंग ओके। ये बेसिकली सिस्टम जो थी यहाँ से वी विल सी कि फ्यूडल लॉर्ड्स की शुरुआत होगी, जिसे हम लोग कहते हैं सामंत सर, है ना समझे? तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स से इनके लिए शब्द सामंत लिखा गया, मैं सामंत प्रथा के ऊपर भी चर्चा करूंगा सर, ठीक है। इसमें अधिकारी भी आए, इसमें ब्राह्मण भी आए, इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी आपको देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग ओके। इन सब लोगों ने आके वी विल सी कि राजा की सत्ता को और कमजोर किया एंड इवेंचुअली वी विल कम टू नो कि फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट हुआ सर, है ना समझे? दूसरी इसके अंदर एक आइडिया वाई के ऊपर बेसिकली डिस्कस हुआ, वो था विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ओके, समझे? अब ये चीजें हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चल रही थी कि देखो ये सामंतों का डेवलपमेंट हो चुका था, कॉइन्स के ऊपर हमको पता चल गया था कि सामंतों का डेवलपमेंट हो चुका था कि भाई इनको लैंड ग्रांट्स दी रही थी, ताम्रपत्र में लिख के भी दे रहे थे और ये लोग भी अपने अपना क्लेम कर रहे थे कि मैं फलाने जगह का शासक हूं सर, है ना? जैसे यशोधर्मन के बारे में मैंने आपको बताया कि उसने खुद भी वो इश्यू करवाए थे, क्या कहते हैं दी पिलर्स, और ये पिलर्स बेसिकली उसके पावर को इंपीरियल अथॉरिटी को भी दर्शाते हैं सर, गेटिंग ओके। तो इस बेसिस के रूप में जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे और ये लैंड ग्रांट्स के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू राइट्स जब मिलना शुरू हो गए थे तो यहाँ से वी विल सी कि फ्यूडलिज्म का एक थियरी निकल गया डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट सिस्टम के थ्रू। दूसरी थियरी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड की गई सर, ओके। और हिस्टोरिकल टेक्स्ट जैसे पुराण हो गई है या बेसिकली और भी धर्मशास्त्र जो इस पीरियड के अंदर लिखे गए थे सर, ठीक है, गेटिंग ओके। उसमें इन्होंने जेनेसिस को सोशल क्राइसिस थियरी के साथ जोड़ा हुआ है। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सोशल क्राइसिस, ओके। तो वी विल सी कि इन द हिस्टोरिकल टेक्स्ट वी विल सी कि व्हेन द पुराणास वर कंपाइल्ड, क्योंकि पुराणास वर कंटेम्परेरी टू द गुप्ता पीरियड होगी, मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड द पुराण इटसेल्फ, ओके। तो जब पुराणों का कंपाइलेशन हुआ ना सर, तो पुराणों के कंपाइलेशन के समय पे ही वी विल सी कि एक कहानी लिखी जाती है उसके अंदर इलॉबरेट करके, जिसे हम लोग कहते हैं सोशल क्राइसिस थियरी सर, है ना समझे? और ऐसा कहते हैं कि सोशल क्राइसिस थियरी के अंतर्गत पुराण के अंदर कालखंड की बात की गई थी सर, ओके। और ये कहा गया था कि भाई जो युग है वो अलग-अलग युग से हमारी पृथ्वी और हमारी जो दुनिया है वो गुजर रही है सर, ठीक है। तो एक सतयुग भी आता है और द्वापर युग भी आता है सर, है ना समझे? और फिर वहां से कंटिन्यू होते होते कलयुग भी आएगा सर, है ना समझे? सो इट इज सेड दैट द फ्यूडलिज्म हैड अ जेनेसिस इन दिस युग कॉल्ड एज द कलयुग सर, ठीक है समझे? अब ये कहां से आ गया सर, है ना समझे? तो इट इज सेड कि इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्री गुप्ता पीरियड दैट इज द मौर्यन एंड द पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द गुप्ता पीरियड सर, ओके, वी विल सी दैट द स्टेट विल बी इनकैपेबल टू एक्सट्रैक्ट आउट द रेवेन्यूज फ्रॉम द लैंड, ओके। ये वो दौर था जहां हमको ये पता चलता है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर निकल के आया, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर निकल के आया जहां वी विल सी कि राजा की जो प्रभाव है वो कम हो गई। राजा अपने नागरिकों के ऊपर और जमीन के ऊपर अलग-अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू थे, ये रेवेन्यू के ऊपर अपनी लैंड के ऊपर से वो पैसा नहीं कमा पा रहा था और इसके लिए नहीं कमा पा रहा था तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको लैंड ग्रांट्स देनी पड़ी, उसको अपनी कंट्रोल छोड़नी पड़ी सर, है ना? और इसको ये कलयुग के साथ जोड़ दिया गया सर, है ना समझे? ओके। तो वी विल कम टू नो कि इस बेसिस के रूप में थियरी आई और कहा गया कि भाई देखो कलयुग का पीरियड है और हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर ये सब बातें लिखी गई है कि राजा कमजोर होना, रेवेन्यू सिस्टम का कमजोर होना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कमजोर होना और राजा को अपने ग्रांट्स को बढ़ाना पड़ा सर, है ना समझे? ओके। तो इस सोशल क्राइसिस की थियरी को हिस्टोरिकल टेक्स्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया। खैर ये चीज 100% आज की तारीख में करेक्ट नहीं है। जब फ्यूडलिज्म के आइडियाज के ऊपर डिबेट हुई और किसी ने कहा कि भाई देखो यार दिस इज वेरी मच इलॉजिकल कि आप ये कह रहे हो कि किताबों में कलयुग लिखा गया है इसके लिए फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो गई होगी सर, है ना समझे? क्योंकि कलयुग बेसिकली आप देखोगे कालखंड के साथ जुड़ा हुआ पीरियड है सर, ओके। और एक्जिस्टिंगली अभी कलयुग होगा ऐसा भी कोई एविडेंसेस नहीं थे सर, है ना समझे? ओके। सो द जेनेसिस ऑफ द फ्यूडलिज्म बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ द कालखंड, ओके, जो अलग-अलग युगों के अंदर और ये तो हजारों साल चलने वाले थे, लाखों साल चलने वाले थे, ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकते हैं सर, है ना? ओके। तो इस बेसिस के रूप में किसी ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की यार ये तो हो नहीं सकता, ओके। अब पहले ये दो थियरी बहुत चलती थी इसकी जेनेसिस के अंदर से सर, ओके। इसमें ग्रेजुअली वी विल सी कि एक तीसरी थियरी निकल के आई जो आर एस शर्मा बाद में देंगे सर, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं थियरी ऑफ अर्बन डीके सर, है ना समझे? अब अर्बन डीके की कहानी किस तरह से आपको देखने को मिलेगी सर, ओके। तो कलयुग स्टार्टेड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, नो नो नो, इट बेसिकली देयर आर डिफरेंट पुरानिक टेक्स्ट दैट आल्सो मेंशन्स अबाउट गुप्ता पीरियड को तो कलयुग क्यों बोलेंगे सर, ओके समझे? बट देयर आर सर्टेन एविडेंसेस ऑफ basically writing in the Puranic text where they mentioned about the origin of the Kalyug period in the pre-Gupta, the transition of the pre-Gupta period, and in the Gupta period वो लोग फिर से कह रहे हैं कि फिर से stability आई और फिर उसके बाद decline चला गया। तो उसमें contradiction बहुत है। contradiction होने का मतलब ये है कि भाई not all Puranic text corroborates that the Kalyug was contemporary to the Guptas, okay, समझे? But then उसको कुछ authors ने identify करके बता दिया कि भाई यहाँ से शुरू हुआ होगा, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है सर, ठीक है? अब ये जो social crisis theory है जो मूल तरह से कलयुग के साथ जोड़ा गया था क्योंकि social order decline हो गया था, राजा का प्रभाव कमजोर हो गया था, दूसरी दूसरी वर्ण जाति का मिक्सचर होना का शुरू हुआ था सर, ओके। उसमें किसी ने अर्बन डीके की थियरी डाल दिया। बॉडी मेंबर अर्बन डीके सर, ओके। तो अर्बन डीके की थियरी ये है जिसके थ्रू वी विल सी कि आइडेंटिफाई किया गया था और बताने की कोशिश की थी कि आपके यहाँ पे जो इकोनॉमी थी ये इकोनॉमी मूल तरह से शहर सेंट्रिक थी सर, गुप्ता पीरियड के अंदर। और गुप्ता पीरियड के ट्रांजिशन के अंदर ऐसी कहानी हुई कि आपके यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में जा रही है एंड ट्रेड एंड कॉमर्स आपका डिक्लाइन, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास के अंदर भी बताया था कि गुप्ता पीरियड में फॉरेन ट्रेड काफी ठीक-ठाक हो रहा था, बट देन ग्रेजुअली द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिड्यूस्ड एंड व्हेन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिड्यूस्ड दिस विल लीड टू द सिटीज एंड द पीपल लिविंग इन द सिटीज डेजर्टिंग देयर ओन सिटीज, है ना समझे? कि जो शहरों में रह रहे लोग हैं वो शहर के अंदर रह नहीं पा रहे क्योंकि उनका व्यापार खत्म हो गया था, उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नहीं हो पा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था सर, ओके। सो देयर इज अ रिलैप्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी सर, है ना समझे? क्योंकि शहरों के अंदर ही अर्बनाइजेशन होता है, शहरों के अंदर ही मार्केट होता है सर, ठीक है? और ये सबके सब बेसिकली रूरल एरियाज की तरफ जाने की शुरुआत करते हैं और इसके एविडेंसेस हमको ये मंदसौर के अंदर इंस्क्रिप्शन के अंदर मिले, कल के क्लास में हमने चर्चा भी की थी कि मंदसौर करके जो जगह मध्य प्रदेश के अंदर से मिली है, ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन के अंदर वो माइग्रेशन ऑफ गिल्ड के बारे में भी बोला गया है, राइट? है ना? तो बिकॉज़ देयर इज अ मेंशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ गिल्ड अंडर द मंदसौर इंस्क्रिप्शन, a group of historians came up with this idea कि भाई देखो urban decay actually led to the ruralization of economy. This also implied that the state's resources were also shrinked over a period of time, सर, है ना? समझे? अब ये क्यों होगा सर, ओके? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि स्टेट को इनकम होती थी सर, है ना? शहरों के अंदर से जो व्यापार हो रहा था, टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलेगी और उसके साथ इन्होंने आइडेंटिफाई किया। खैर ये थियरी को भी आज की तारीख के अंदर 100% लोग सही नहीं मानते हैं, मैं आगे इसके ऊपर डिस्कस करूंगा क्योंकि अर्बन डीके हुआ भी था और नहीं भी हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे कारण आपको यहाँ से देखने को मिलते रहेंगे सर, ओके। तो आज के दौर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि इसमें ये तीन थियरी पहले बहुत चलती थी जेनेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म को लेके कि डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम सामंतों का उदय लैंड ग्रांट्स देने से, सेकंडली सोशल क्राइसिस
सोशल ऑर्डर के अंदर बहुत सारा, क्योंकि वर्ण जाति का मिक्सचर हो गया था, सोशल ऑर्डर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे अलग-अलग वर्णों के बीच में, और राजा का प्रभाव कम हो गया, सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इस बेसिस के रूप में ये बोला गया कि भाई देखो, अब सेंट्रलाइज्ड स्टेट और डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट की शुरुआत होगी, मार्केट इकोनॉमी टूट जाती है और हम बेसिकली रूरल इकोनॉमी के ऊपर चले जाते हैं, सर, समझे? बट हमें ओवरऑल ये तीनों की तीनों सिचुएशन को जब समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें सीधे-सीधे एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, सर, ठीक है, ओके। हमारे पास जो आज के तारीख के अंदर एविडेंसेस है, जो फ्यूडलिज्म के साथ जुड़ते हैं, उसके ऊपर आज के दौर के अंदर जो डिबेट रखी है, वो 2 ही चीज़ों के ऊपर डिबेट रखी है, सर, ओके। वो डिबेट है बेसिकली स्टेट फॉर्मेशन को लेके, स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ था। सेकंडली, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर एज़ वेल, सर, समझे? एंड थर्डली, वी विल सी कि दिस इज अ पीरियड व्हिच टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल यूनिट्स, ओके। रीजनल यूनिट्स का मतलब है कि स्थानीय राज्यों का निर्माण होने की शुरुआत हो रही थी। छोटे-छोटे किंगडम्स जो एक्जिस्ट किया करते थे, ये मूल तरह से इंपीरियल स्टेट के साथ जुड़े हुए भी नहीं थे, और उनकी खुद की बेसिकली एक्जिस्टेंस थी, सर, जैसे आप समुद्रगुप्त के बारे में याद करो, तो समुद्रगुप्त ने जितने भी कैंपेन्स किए, क्या ये सब स्टेट्स पहले से एक्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे? यस, मेनी ऑफ देम वर एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम, सर, ओके। इनफैक्ट समुद्रगुप्त ने, हरिसेन ने जो नंबर ऑफ स्टेट्स का मेंशन किया है, वो करीबन 30 से अधिक प्रकार के राज्यों का मेंशन तो उसने खाली ये प्राय प्रशस्ति में किया था, सर, ओके। क्योंकि वो साउथ में 12 किंगडम्स को हरा के आया, नॉर्थ में आर्यवर्त में 9 किंगडम्स के ऊपर उसने जीत हासिल की। फिर आपकी बेसिकली जो फॉरेस्टेड ट्राइब्स थी, जो जंगल में रह रही थी, है ना, सेंट्रल इंडिया के अंदर, उसमें 5 ट्राइबल किंगडम्स की बात कर रहे हैं वो, सर, ओके। उसके सिवा दूर-दराज के पहाड़ी विस्तारों की बात कर रही है, फॉरेन आइलैंड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इट इज वेरी मच क्लियर विद रिस्पेक्ट टू द क्रोनोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन कि देयर इज एन एक्सट्रीम आइडिया व्हिच टॉक्स अबाउट द रीजनल स्टेट्स एंड द रीजनल यूनिट्स, ओके ना, समझ गए ओके, व्हिच वर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम, सर, है ना, समझे? इसके ऊपर फिर डिबेट है सेगमेंटरी एंड इंटीग्रेटेड स्टेट मॉडल के ऊपर। वो डिबेट मैं अभी नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया वो पोस्ट गुप्ता डिबेट है, सर, ओके। अभी तो हम लोग खाली जेनेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं कि गुप्ता पीरियड के साथ क्या-क्या जेनेसिस हुई थी, सर, है ना, समझे? तो इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि इफ यू विल रिमूव द इंपीरियल गुप्तास, है ना, इंपीरियल गुप्तास निकाल दो, तो कुछ-कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि 70 से अधिक प्रकार के रीजनल स्टेट्स एक्जिस्ट कर रहे थे। हरिसेन ने ही कुछ इसमें से 30 स्टेट्स का तो मेंशन किया हुआ है, सर, है ना, समझे? ये सब चीजें दर्शा रहा है कि दिस स्टेट्स वर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करके कहा गया कि भाई देखो, ये फ्यूडलिज्म की जो जेनेसिस है, आप ये जो मार्केट इकोनॉमी उसके साथ जोड़ रहे हो, उसके साथ नहीं जोड़ सकते। देयर आर अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू इट एज़ वेल, सर, है ना, ओके। इसको फाइनली कंक्लूड किया गया कि भाई ये गुप्ता पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसी थी जो मूल तरह से प्रोटो फ्यूडल पॉलिटिकल थी। प्रोटो फ्यूडल पॉलिटिक्स समझ में आता नहीं आता, सर, ठीक है, ओके। प्रोटो फ्यूडल होने का मतलब है कि फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो चुकी है और उसका प्रोटोटाइप निकल के आया था, सर, समझ ओके। तो इस दृष्टिकोण से वी विल सी कि गुप्ता पॉलिटी को बहुत सारे ऑथर्स ने आइडेंटिफाई किया और कहा कि भाई देखो, इनकी पॉलिटी है प्रोटो फ्यूडल है, सर, ठीक है ना, समझे? अब प्रोटो फ्यूडल होने का मतलब क्या है, सर, ठीक है, ओके। और क्यों इनको प्रोटो फ्यूडल कहते हैं? ये पूर्ण रूप से फ्यूडल नहीं था, या जिसे हम लोग बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि एकदम वी विल सी दैट इनके यहाँ फ्यूडलिज्म फुल फ्लेज नहीं निकल के आ गया था, पर आ चुका था, सर, ठीक है। इसके पीछे कुछ-कुछ लोगों ने इसके सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को आइडेंटिफाई किया और बेसिकली हमें पॉलिटिकल रीजंस भी आइडेंटिफाई करके दिए, सर, है ना, समझे? अब इनका क्यों मानना था? तो इनका ये मानना था कि भाई देखो, एक तो इंपीरियल पावर जो है, वो एकमात्र नहीं था इन द गुप्ता पीरियड, सर, ठीक है। देयर वर फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स, मैंने आपको बताया, जो ऑलरेडी एक्जिस्ट करते थे, राइट और रॉन्ग, सर, ठीक है। वी विल सी कि ये इंपीरियल पावर अपनी हेजेमनी को चलाने की कोशिश कर रहा था। नो डाउट इन रीजनल स्टेट्स के ऊपर सब्जुगेशन करने की कोशिश की गई थी बाय द इंपीरियल पावर, बट दिस वाज नॉट 100% सक्सेसफुल, सर, ठीक है, समझ ओके। अगर आप समुद्रगुप्त का कैंपेन भी देखिए, तो द कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त कैन बी हाइलाइटेड टू द फैक्ट दैट ओनली फ्यू किंगडम्स वर एनेक्स्ड बाय समुद्रगुप्त, ओके ना, समझे? नॉट ऑल किंगडम्स वर एनेक्स्ड बाय समुद्रगुप्त, है ना, समझे? गुजरात नहीं जीत पाया था। चंद्रगुप्त II की भी हम लोग बात करेंगे, तो उसके समय पे भी हमें देखने को मिलता है गुजरात जीता, बट देयर वर एक्जिस्टिंग ऑफ रीजनल स्टेट्स, ओके ना, दे वर अलाउड टू रूल, दे वर अलाउड टू लाइक नो वी कैन से एक्जिस्ट। इवन आप वाकाटका का एग्जांपल देख लीजिए। ये सब चीजें दर्शा रहा है कि भाई इनके दौरान जो इंपीरियल पावर था, ये इंपीरियल पावर को पावर शेयर करना पड़ रहा है रीजनल स्टेट्स के साथ, ओके, समझे? ये रीजनल स्टेट्स के साथ बेसिकली जितनी भी डायनेस्टीज एक्जिस्ट कर रही है, ये 60-70 डायनेस्टीज एक्जिस्ट कर रही थी, ये दर्शा रही है कि राजा के साथ मिलकर काम करेंगे, सर, ओके। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो फिर आगे डिस्कस करेगी, जब बर्टन स्टीन और रोमिला थापर इसको आइडेंटिफाई करके बताएंगे। जहां बर्टन स्टीन ये कहते हैं कि ये तो सेगमेंटरी स्टेट था, ये तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट था। रोमिला थापर कहती है कि वो ये इंटीग्रेटिव स्टेट था, है ना, छोटे राज्य और बड़े राज्य इकट्ठा होकर पूरा नेशन बिल्डिंग कर रहे थे। इन लोगों ने इस तरह की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट की थी, मतलब जैसे आज का तारीख में शेड्यूल 7 है हमारा, है ना, कि कुछ एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कुछ एरियाज में यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, वैसे उस पीरियड में उसको इंटीग्रेटिव स्टेट की डेफिनेशन दी। पर मैं नहीं जा रहा हूं डेफिनेशन और डिबेट के ऊपर, क्योंकि डिबेट जो है वो बाद में हुई थी, बट पहले तो इसको प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी क्यों कहते हैं, सर, ओके। तो आपको जो जेनेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म के ऊपर सवाल आएगा, गुप्ता पीरियड में यही आएगा। डिबेट आएगी पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर, सर, ओके। इनफैक्ट हमें ये पता चल रहा है कि जो इंपीरियल पावर्स ने जो भी कॉन्क्वेस्ट किया है, जैसे गुप्ता ने कॉन्क्वेस्ट किया, ये कॉन्क्वेस्ट भी हमने आपको बताया है कि लोकल रूलर्स की हेल्प से ही हुआ है, सर, ठीक है, समझे? तो ये भी दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं वी विल सी कि विदाउट द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स द इंपीरियल पावर वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, सर, है ना। इंपीरियल पावर बेसिकली लोकल शासकों के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, सर, ओके। इनफैक्ट इसके लिए कुछ-कुछ ऑथर्स ने ये भी किया है कि यहाँ जो इंपीरियल पावर के किंग्स जो थे, जैसे गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, अपने आप को टाइटल्स ले रहे थे, सर, ये टाइटल्स में कभी-कभी देवगुप्ता, श्रीगुप्ता या परम भट्टारक, है ना, समझे, नहीं समझे, महाराजा धीराज, परमेश्वरा, ये सब टाइटल्स क्यों ले रहे थे, ये पॉम्पस क्यों ले रहे थे? तो ये दर्शा रहे थे कि मैं इनसे बड़ा हूँ, सर, ठीक है, इसके लिए, है ना, ये सब चिंटू-पिंटू राजा लोग हैं, ये बेसिकली मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, सर, है ना, समझे, नहीं समझे? तो ये प्रकार की वी विल सी कि जो टाइटल्स की जो स्टोरी है, ये भी दी गई है और इसके थ्रू ये बोला गया कि देखो, ये फ्यूडलिज्म का जेनेसिस था, पर ये फ्यूडलिज्म 100% फुल फ्लेज निकल के नहीं आया था। इंपीरियल पावर अभी भी शक्तिशाली था रीजनल स्टेट्स के ऊपर, सर, है ना, एंड वो अपने आप को लेजिटिमाइज करवा रहा है। इसके लिए एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करके ये कहा गया कि भाई देखो, यहाँ प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी हुआ करती थी, सर, है ना। प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी का मतलब वी विल सी कि इन्होंने जो शासन किया है, ये शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, सर, ठीक है, ओके। ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन था बेसिकली द इनडायरेक्ट रूलिंग, सर, है ना। अब मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट रूल का मतलब क्या है, सर, ठीक है, इसको क्यों प्रोटो फ्यूडल कहते हैं, उसके पीछे सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सर, ओके। वी विल सी कि द गुप्तास हैड अपॉइंटेड नंबर ऑफ गवर्नर्स एंड Amatyas, that is in the form of Kumar Amatyas, as a provincial viceroys as well, sir, है ना, getting your point, okay. But then there were local rulers who were allowed to rule under the Guptas when the conquest was achieved, sir, है ना, समझे, getting your point, okay. तो this thing shows कि the Guptas did not consolidate, sir, okay, ना, indirect rule उनका चलता रहा, sir, okay. And that is one of the reasons the Maitrakas of Vallabhi या गुजरात के अंदर मैत्रक डायनेस्टी निकल के, the पुष्यभूति of Thane, sir, और the Mokharis of Kannauj, ये सब कौन थे, sir, okay. They were the local rulers, okay, ना, and they were actually helping the Guptas to run the administration and the setup as well, sir, getting your point, okay. So they used to pay homage to the king, है ना, ये राजा को बेसिकली पैसा वैसा ट्रिब्यूट दिया करते थे। Many a times we will see this vassals also like created their own sphere of influence over a period of time once the imperial authority became weakened, sir, है ना, समझे, getting your point, okay. तो there is evidences of vassals, vassals मतलब जो स्थानिक राजा है ना, समझे। There is evidences of feudal lords, okay ना, समझे, and they were allowed to maintain their own domination, sir, getting your point, okay. तो we will see कि इस दृष्टिकोण से भी काफी सारे ऑथर्स ने आइडेंटिफाई किया और कहा कि भाई देखो, इनके यहाँ पे इनडायरेक्ट रूलिंग था, ये इनडायरेक्ट रूलिंग बेसिकली लोकल रूलर्स के थ्रू हो रहा था, इनकी खुद की मिलिशिया हुआ करती थी। ये भी दर्शा रहा है कि एक फ्यूडलिज्म की सिस्टम निकल के आ चुकी है, सर, getting your point, okay. तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्यों प्रोटो फ्यूडल कहते हैं, ये प्रोटो फ्यूडल में हमें 3-4 प्रकार के एग्जांपल्स कोट
करने होते हैं सर, है ना, समझे? कि आपको पूछा जाएगा कि डिलिनिएट द प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी ऑफ द गुप्ता एज सर, है ना? व्हाट वाज़ द नेचर ऑफ द फ्यूडल पॉलिटी सर, है ना? तो उसमें फिर आपको ये सब एग्जांपल्स कोट करने होंगे कि भाई देखो किस-किस प्रकार की कहानी इसके अंदर से लिखी गई है सर, है ना, समझे? तो एक ये कहानी आई सर, है ना, इंपीरियल पावर और रीजनल स्टेट्स का एक्जिस्टेंस और उनको इनडायरेक्टली इंपीरियल पावर ने इनको सत्ता दे दी सर, ओके? तीसरी कहानी इसके अंदर से हम लोग जो लिख सकते हैं वो है डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ओके ना, पॉलिटिकल सेंस में ही सर, ओके? सो द थर्ड पॉइंट दैट कैन बी कोटेड और दैट कैन बी रिटन इज विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स बीइंग डेलीगेटेड, ओके ना, समझे? अब ये क्या है डेलीगेशन ऑफ राइट्स? अब देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ डेलीगेशन सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ डिवोल्यूशन सर, द 3 डीज़ ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ भाई, आप में से किसका पब्लिक ऑप्शनल है? आप तो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले विद्यार्थी, सॉरी माय बैड सर, ठीक है? बट वी विल सी दैट एक है डेलीगेशन सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? एक है डिवोल्यूशन सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? और तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन सर, है ना, समझे? हाँ, तो आप देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में तो हमें सबके सब ऑलमोस्ट सेम लगेंगे सर, ओके? गेटिंग पॉइंट, ओके? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो सेम लगेंगे, पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस इसके अंदर से मिलेंगे सर, है ना, समझे? है ना, समझे? अरे मतलब पहले 2-2 ऑप्शन हुआ करते थे, इसके लिए पूछ रहा था सर। खैर चलिए लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट, ओके? जीएस में कभी-कभी पढ़ाते थे, पूछते कि यार आप में से किसका पॉवर्टी ऑप्शनल है या पॉल साइंस ऑप्शनल है? क्योंकि पॉवर्टी और पॉल साइंस वाले छोकरों को जो छोकरा-छोकरी जो भी तैयारी कर रहा है, उनको ये सब टर्मिनोलॉजी डे टू डे पेपर्स के अंदर पढ़ने को मिल जाती है सर, ओके? समझे कि नहीं समझे? अब आप देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेलीगेशन सर, है ना? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल सिस्टम सर, समझे कि नहीं? गेटिंग पॉइंट, ओके? डिवोल्यूशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द पावर सर, है ना? जो ऊपर की अथॉरिटी नीचे की अथॉरिटी को देते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? डेलीगेशन इज एक्चुअली वी कैन से गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स टू द पर्सन कि अभी मैं नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी जगह कर दो सर। जैसे एक शब्द यूज होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सर, है ना? समझे कि नहीं? एग्जैक्टली सर, ओके? जहां पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देता है कि देखो हमको ऐसा कानून बनाना है, तुम हमको बना के दे दो सर, ओके? फिर तुम्हारे जैसे छोकरा-छोकरी लोग जो ऑल इंडिया सर्विसेज में इकट्ठे हुए थे, वो सब बैठते हैं, बोले क्या किया जा सकता है? फिर टक 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 क्लॉज वॉज तैयार होता है, एकदम चकाचक करने की कोशिश करेंगे सर, है ना? समझे? एंड देन वी विल सी उसमें कहीं न कहीं है ना लूप होल छोड़े जाते थे। फिर मंत्री जी को बताया जाता था, नेताजी को कि सर देखिए ये कानून है, ऐसे-ऐसे हम लोग लाएँगे, संसद में रखेंगे। बोले ये क्लॉज आपके लिए छोड़ा है क्योंकि भविष्य में 5 साल के बाद है ना आप कहीं पे कहीं है ना कांड-वांड में निकल ना जाओ सर, ओके? तो फिर उसके लिए बचाया हुआ है आपको सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके? तो फिर डेलीगेशन में वो इंस्टीट्यूशन बनाते थे, इंस्टीट्यूशन में भी ये ध्यान रखा जाता है कि भई उसमें हमारी 2 सीटें होनी चाहिए सर, ओके? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ही परिणाम है कि इंडिया में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जैसे भी बने हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी अपनी 2-3 सीटें, 4 सीटें फिक्स कर देती है सर, ओके? कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी है सर, ठीक है? तो उसमें दिस इज आउटकम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सर, है ना? समथिंग गेटिंग ओके? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज़ डेलीगेशन ऑफ राइट्स, ओके? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेलीगेशन ऑफ राइट्स, ओके? Delegation of rights was the power or the rights was delegated with respect to the land grants that were issued by the Gupta period, sir. ठीक है, समझ गए ओके? एंड वी विल सी दैट इस दृष्टिकोण से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर के साथ पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है, सर, ओके? डिवोल्यूशन मूलतः से वी विल सी कि ये भी पावर के थ्रू किया जाता है, हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को देती है। डेलीगेशन में नॉर्मली वी विल सी कि राइट सेंट्रिक बातें ज्यादा होगी सर, ओके? समझे? यहाँ डेलीगेशन ऑफ राइट्स की बात हम लोग करेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दैट द स्टेट डेलीगेटेड, सर, ओके? अब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स किसको डेलीगेट किए गए थे सर, है ना? समझे कि समझे? तो वी विल सी दैट द लैंड ग्रांट्स वर इश्यूड बाय द स्टेट, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना? समझे? अब इनिशियली व्हेन द लैंड ग्रांट्स वर इश्यूड बाय द स्टेट the person or the individual or the institution that received the land grants had limited rights to control over it, है ना? समझे? गेटिंग ओके? लिमिटेड राइट्स का मतलब है कि जो लैंड ग्रांट्स मिलती थी पहले के पीरियड में उसमें फिस्कल राइट्स नहीं थे सर, ओके? उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं थे, उसमें इम्यूनिटी नहीं हुआ करती थी सर, है ना? समझे? गेटिंग ओके? बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द गुप्तास केम अप, है ना? गुप्ता स्टार्टेड गिविंग द राइट्स इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल राइट्स, इम्यूनिटी वाज गिवन सर, ओके? कल के क्लास के अंदर किसी ने प्रभावती गुप्ता का एक पैराग्राफ डाला था एनसीईआरटी का पर्पल कलर का बॉक्स, ओके? अगर आप में से किसी के पास है तो फिर से अभी डाल दीजिए सर, ओके? वो बॉक्स बड़ा सिग्निफिकेंट था क्योंकि उसमें डेलीगेशन की बात की गई थी सर, ओके? एंड प्रिसाइजली द गुप्तास हैड और वाकाटा का हैड ऑर्डर्ड प्रभावती गुप्ता हैड ऑर्डर्ड हर आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स नॉट टू एंटर द विलेजेस सर, है ना? समझे? एंड द रेवेन्यू वाज टू बी कलेक्टेड बाय द मिशनरी, बेसिकली द रिलीजियस प्रीस्ट एट द टाइम, अग्रहार जो ब्राह्मण हुआ करते थे। एंड वी विल आल्सो सी दैट they had the administrative function, they can run the state as well, sir, getting on, okay? In fact the inhabitants of the villages were placed under the beneficiary, मतलब गांव के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं वो प्रीस्ट के अंदर में या मंदिर के अंदर या टेंपल के अंदर में ही रहेंगे सर, getting on, okay? And they were supposed to be we will see कि follow the order which was issued by the we can say the landlord or the feudal lord at that time, sir, है ना? समझे? तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये कहानी में आपको बहुत सारे पावर्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में लेटर ऑन पुलिसिंग पावर भी आ गए थे। पुलिसिंग पावर का होने का मतलब ये है कि इफ समवन डज अ मिस्chief इन द विलेज, द कंप्लेंट विल नॉट बी मेड टू द किंग, बट द कंप्लेंट विल बी मेड टू द लोकल लैंडलॉर्ड हु हैड बीन डेलीगेटेड और who has got the rights by the delegation, sir, okay? तो हमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल, लीगल राइट्स की हमारे पास एविडेंसेस देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना? समझे? तो रेवेन्यू कलेक्शन का भी इसके अंदर आ जाएगा सर, समझे? getting on, okay? इसी के अंदर से वी विल सी कि लॉ एंड ऑर्डर के राइट्स भी आ जाएंगे सर, है ना? समझे? और बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलेगी। ये नॉर्मली बेसिक लोग कहते हैं कि ये प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी का पार्ट था सर, है ना? प्रोटो फ्यूडल इसके लिए क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही प्रकार की व्यवस्था फिर लेटर पीरियड में और इलॉबरेट करके लागू की गई सर, है ना? समझे? सो दिस वाज द एग्जेम्पशन दैट वाज गिवन बाय प्रभावती गुप्ता जो अपने बेसिकली ऑफिशियल्स को और गांव वालों को कह रही है सर, ठीक है? समझे? सो प्रभावती गुप्ता कमांड्स ग्राम कुटुंबियंस, है ना? ग्राम कुटुंबियन, ग्राम में रहने वाले जो कुटुंब फैमिलीज के लोग हैं सर, ठीक है? समझे? ब्राह्मण एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ दानगुना, दानगुना इज एक्चुअली द टर्म कि मैंने डोनेट किया है सर, ठीक है? समझे? तो कह रही है कि मैंने कार्तिक महीने के अंदर ये ऑर्डर दिया हुआ है टू इंक्रीज योर रिलीजियस राइट एंड डोनेट दिस विलेज टू द पोरिंग वाटर टू द आचार्य, बेसिकली एक आचार्य का नाम लिखा गया जिनका नाम है चंदा स्वामी सर, ठीक है? समझे? और यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड, गांव वालों को क्या कह रही है कि भाई आपको इन सबके कमांड को फॉलो करना है सर, ठीक है? वी कॉन्फर हिम द एग्जेम्पशन ऑफ टिपिकल ऑन एन अग्रहारा, ये विलेज है बेसिकली, इज नॉट टू बी एंटर्ड बाय द सोल्जर्स एंड द पुलिसमैन। आप देखिए सर, है ना? समझे? इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ग्रास, मतलब स्टेट को रेवेन्यू नहीं देनी है। एनिमल हाइड्स एज सीड चारकोल टू द टूरिंग ऑफिसर, क्योंकि उस पीरियड के अंदर कोयले का उपयोग होता था, थोड़ा बहुत है ना, लकड़ी का उपयोग होता था, है ना? जलाने के लिए और फिर खाना बनाने के लिए सर, ठीक है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ परचेसिंग फर्मेंटिंग लिकर्स एंड डिगिंग सॉल्ट, मतलब माइंस एंड मिनरल्स भी दे दिए गए हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम राइट टू माइंस एंड खदीरा ट्रीज, है ना? एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फ्लावर्स एंड मिल्क, इट इज डोनेटेड टुगेदर विद द राइट टू हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स, है ना? मतलब आप देखिए कि गांव में से कोई खजाना भी निकल गया तो वो भी विल सी कि गांव वालों को मिलेगा, मतलब वो लैंडलॉर्ड को मिलेगा सर, ठीक है? ओके? तो ये दर्शा रहा है कि कितने सारे पावर्स आपको मिलेंगे सर, है ना? समझे? दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन सर, है ना? समझे? ये प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको और बढ़ाया गया सर, है ना? समझे? बढ़ाने का मतलब ये है कि लेटर ट्रांजिशंस में आप देखेंगे तो यू सी कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ विलेजेस वर ग्रांटेड। अभी तो इंडिविजुअल मिल रहे थे बट हमें ये पता चल रहा है कि अब और मात्रा के अंदर हमको इसके अंदर एक्सपेंशन मिलेगा सर, है ना? समझे? ओके? तो जो प्रकार के राइट्स इनको मिलते हैं, ये प्रकार के राइट्स बेसिकली डेलीगेटेड राइट्स के रूप में थे। ये प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स तो सातवाहनों के समय से शुरू हो गई थी, मैंने आपको बताया था, बट इतने डेलीगेटेड राइट्स नहीं मिलते थे सातवाहनों में। सातवाहनों में बुद्धिस्ट मिशनरीज, ब्राह्मण मिशनरीज सबको दिए थे सर, है ना? जो प्रीस्टली क्लास हुआ करता था, बट दैट वाज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डेलीगेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम द स्टेट एज़ वेल सर, ओके? अब यहाँ देखोगे तो कितनी सारी फ्रीडम आपको मिल गई, तो ये फ्रीडम मिल रही है बेसिकली ये प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी के साथ लिंक अप किया गया है सर, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि ये इसको प्रोटो फ्यूडल कहते हैं। तीसरी कहानी इसको प्रोटो फ्यूडल कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण था
वो था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट सर, है ना समझे। अब व्हाट डू मीन बाय द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट सर, है ना समझे, वेरी गुड, ओके। अब ये क्यों प्रोटोफिडल कहते हैं उसके पीछे एक चौथा पॉइंट भी हम लोग डाल देंगे, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब आप समझने की कोशिश करिए कि आपका स्टेट सेंट्रल स्टेट तब कहा जाता है या आपका स्टेट यूनिफाइड यूनिटरी स्टेट तब कहा जाता है व्हेन यू गॉट अ वेरी इलैबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन सर, वेरी लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन सर, गेटिंग ओके। बट देन वी विल सी कि विद रिस्पेक्ट टू द गुप्तास व्हेन वी कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू मौर्यस, ओके ना, समझे ऐसे तो गुप्तास की भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी, बट ओवरऑल हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते हैं सर, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई स्टेट कैसे कंट्रोल कर पा रही है और रेगुलेट कर पा रही है, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कितने हैं आपके पास सर, ठीक है ना समझे। तो इन सब के अंदर से हमको ये पता चल रहा है कि फ्यूडल पॉलिटी एक निकल के आ रही थी, ये क्यों आ रही थी सर, गेटिंग ओके। तो व्हेन वी कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू मौर्यस, है ना, जब हम इनको पैरेलल्स एस्टैब्लिश करेंगे, जब हम लोग इनको कंपेयर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे मौर्य पीरियड के साथ या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वी विल सी द गुप्तास डिड नॉट फेड इन अ वेरी इलैबोरेट वे, मतलब उतनी जल्दी इलैबोरेट नहीं कर पाए सर, है ना समझे। इनकी ब्यूरोक्रेसी की जब हम लोग बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी की साइज कंपैरेटिवली बड़ी कम थी सर, है ना समझे, गेटिंग ओके। इनके रोल्स की बात करेंगे तो ये भी कंपैरेटिवली आपको ज्यादा इलैबोरेट नहीं देखने को मिलेंगे सर, ओके, समझे समझे। द सेम अप्लाइज टू द आर्मी एज़ वेल सर, है ना, क्योंकि आर्मी खुद की इंपीरियल आर्मी नहीं हुआ करती थी एंड द किंग वाज डिपेंडेंट मोर ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस सर, है ना समझे समझे। तो हमें ये पता चल रहा है कि गुप्ता पीरियड के समय पे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी सर, है ना समझे, ये सब कुछ चीजें वी विल सी की कंपैरेटिवली हमको कम देखने को मिलती है सर, गेटिंग ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी की द पॉलिटी वाज काइंड ऑफ प्रोटो फ्यूडल, क्योंकि द लोकल लैंडलॉर्ड्स वर एबल टू कार्व आउट देयर ओन इन्फ्लुएंस एंड दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सर, है ना समझे समझे। क्योंकि राजा लोकल एरियाज के ऊपर या प्रोविंशियल रीजन्स जो भी थे तो उसमें जीते तो थे पर वहां उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता था रेदर देन अपना सेंट्रल कंट्रोल सर, ठीक है समझे। और जब तक राजा का सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता है तो ये दर्शा रहा है कि ये फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो चुकी है सर, है ना समझे समझे। तो व्हेन वी सी द फाइनल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हेन वी ट्राई टू कंक्लूड इट आउट सर, है ना समझे, द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेनली मैनेज्ड बाय द लोकल रूलर्स, द फ्यूडेटरीज एंड द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट सर, है ना समझे, कि लोकल राजा सातों के सातों जो फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, उनके सामंत हुआ करते थे वो, और तीसरे आप देखने की कोशिश करोगे जो भी बेनिफिशियरी हुआ करते थे जिनको लैंड वैंड गिफ्ट मिली हुई है सर, ठीक है, यही लोग बेसिकली स्टेट को चलाने के काम कर रहे थे सर, है ना समझे समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि इस दौर के अंदर ऐसा माना गया और ऐसा कहा गया कि गुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इलैबोरेटनेस होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। साथ साथ हमको ये भी पता चल रहा है कि एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम निकल के आई जहां सामंतों के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा था, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको सामंतों के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा मिलेगा सर, है ना समझे। एंड दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड विद रिस्पेक्ट टू द गुप्ता एज कि भाई इनकी जो ओवरऑल सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं कहीं वीकनेसेस थी सर, है ना समझे, करेंगे ओके। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें जो सेकंड फैक्टर है, द सेकंड फैक्टर, क्योंकि हमने अभी पॉलिटिकल फैक्टर ऐड किया, इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, है ना समझे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्यों है, क्योंकि बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इज कोरिलेटेड डायरेक्टली टू द प्रोटोफिडल पॉलिटी सर, है ना समझे करेंगे ओके। अब ये कहां से इसके साथ जुड़ा हुआ था सर, है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जिसे प्रोटोफिडल पॉलिटी के साथ जोड़ते हैं उसमें एक तो आपको देखने को मिलता है वो है ब्राह्मणिकल लैंडलॉर्ड्स का उदय होना सर, ठीक है ना समझे। ब्राह्मणिकल लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या है सर, ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण को अग्रहार के रूप में या ब्रह्मदेय के रूप में जो लैंड मिली थी सर, है ना समझे, ये चीज दर्शा रही है कि दे बिकेम लैंडलॉर्ड ऑन देयर ओन सर, है ना समझे, ये खुद के ही दम के ऊपर लैंडलॉर्ड बन गए सर, गेटिंग ओके। इसके दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये पता चल रहा है कि अब ये अपने हिसाब से चीजें चलाएंगे सर, है ना समझे, गेटिंग ओके। अब कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि दे बिकेम पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, ओके ना समझे, व्हिच वाज क्वाइट कॉन्ट्ररी टू द शास्त्र्स दैट वर व्हाट इट वाज प्रिस्क्राइबिंग सर, है ना समझे, गेटिंग ओके। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये खुद लैंडलॉर्ड क्लास के अंदर कन्वर्ट हो गए सर, है ना, कैसे बन गए, क्योंकि लैंड मिलती रही तो ऑब्वियस था कि दे बिकेम वेरी पावरफुल एट दैट टाइम सर, गेटिंग ओके। तीसरी कहानी हमको ये पता चल रहा है कि अंडर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस साइमल्टेनियसली द इकोनॉमिक चेंजेस आर आल्सो टेकिंग प्लेस सर, है ना, ओके। क्योंकि जहां-जहां लैंड ग्रांट्स मिल रही थी वो सब जगह के अंदर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था सर, ठीक है समझे। और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितनी भी वर्जिन लैंड्स को आप कन्वर्ट कर रहे थे सर, है ना समझे, ये सब कुछ मेनली वी विल सी कि लेबर की मदद से होता था सर, है ना। ये लेबर मूलतः से बेसिकली अनपेड लेबर था, ये एक प्रकार का स्लेव लेबर के रूप में आपको मिलेगा जो पहले से ही चल रहे थे लोग सर, है ना समझ ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसमें लैंड की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती है। सो मोर एंड मोर एरियाज वर ब्रॉट इनटू कल्टीवेशन, बेसिकली एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, बट उसमें अल्टीमेटली सामाजिक प्रक्रिया के अंदर ये प्रोटोफिडल बोला गया कि देखो यहाँ जो लैंड ग्रांट्स है उसका ही इंपॉर्टेंस है और उसी के थ्रू पूरी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की गई सर, ओके। वी विल आल्सो सी इसी दौर के अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो फॉरेन ट्रेड है वो डिक्लाइन में चला गया था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उसके साथ आप इसमें इकोनॉमिक कंडीशंस में बात कर सकते हो कि भाई देखिए कि द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड खास करके जो फॉरेन ट्रेड है उसका डिक्लाइन में जाना, दैट आल्सो सिग्निफाइज द कंडीशन ऑफ द प्रोटोफ्यूडल पॉलिटी, क्योंकि द मोर एंड मोर ऑफ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर विल टेक प्लेस, है ना समझे। तो ये 4-5 रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आइडेंटिफाई करेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि भाई देखो गुप्ता पॉलिटी जो है वो जेनेसिस ऑफ फ्यूडल सिस्टम के साथ जुड़ा गया है सर, है ना, समझे समझे। तो एटलीस्ट आप इसके अंदर से फिर इसमें आप सोशल ऑर्डर में और भी चीजें लिख सकते हो सर, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे आपको कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलती है सर, ठीक है, ये कास्ट सिस्टम के अंदर आपको रिजिडिटी देखने को मिल जाएगी सर, है ना, समझे समझे। तो अभी हम लोग सोशल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई कैसे लेबर सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, विशेष प्रकार के वर्ग है, इनको इंक्लूड किया जाता था एंड बेसिकली इनका ओवर पीरियड ऑफ टाइम काइंड ऑफ शोषण भी आपको मिल जाएगा सर, है ना, समझे। तो ये पूरी कहानी थी जिसके साथ हम लोग जुड़ेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि देखो गुप्ता पॉलिटी को प्रोटोफिडल क्यों कहते हैं सर, ओके। तो पिक्चर इज क्लियर कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटोफिडल सर, है ना, समझे समझे। व्हाई द जेनेसिस ऑफ द फ्यूडलिज्म कैन बी रिलेटेड टू इट सर, है ना, समझे समझे, गेटिंग ओके। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर द मौर्यस, ओके। इवन द मौर्यन स्टेट वाज आल्सो डिसेंट्रलाइज्ड माय फ्रेंड, ओके। इट्स नॉट लाइक दैट कि मौर्यस भी सेंट्रलाइज्ड थे। अशोक के समय पे सैकड़ों प्रोविंसेस थे, सैकड़ों किंगडम एग्जिस्ट करते थे सर, ओके। इसके लिए अशोक भी कह रहा है कि मैंने धम्म विजय किया सर, ओके। अरे यार, इतने बड़े साम्राज्य को आप कैसे सिंगल हैंडेडली एक राजा के द्वारा चला सकते हो सर, ओके। समझे, दैट इज क्वाइट इंपॉसिबल सर, ओके। पॉलिटिकल सेंस के अंदर आप देखिए, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कहा गया कि ये सामंत कोऑपरेट करते थे बड़े राजा के साथ, है ना, समझे समझे। एंड वी विल सी कि ये जो भी लोकल रूलर्स है दे यूज्ड टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद द किंग्स, जहां ये अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना के अपनी दुकान चलाया करते थे सर, है ना, समझे। तो उसी के साथ आप लिंक अप करके कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई क्या कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है सर। खैर, तो ये फर्स्ट पार्ट था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थियरी जो प्रोटोफिडल पॉलिटी के साथ है। अब थोड़ी बहुत इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, है ना। तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर तो सवाल जो आपको आए हुए हैं वो कंपैरिजन के ऊपर आया था और बहुत साल पहले आया था। मेरे हिसाब से आपको यहाँ से सवाल कम आएंगे सर, है ना, समझे, क्योंकि जो मेन डिबेट है वो पॉलिटी के साथ ही है और पॉलिटी में भी मैंने आपको बताया कि कैसे वी विल सी कि ये फ्यूडल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जेनेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म के साथ हम इसको कवर कर देंगे सर, है ना, समझे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, सिद्धार्थ भाई आए, पर सिद्धार्थ आजकल बोल नहीं रहे सर, है ना, समझे, मतलब रूठे हुए लगते हैं हमसे सर, ओके, है ना, समझे समझे। हाँ, आप देखिए ना सर, ओके। हाँ, नहीं लग रहा है आपको सर, ओके। देखो अब कहाँ बोल रहे हैं सर, ओके, ही इज नॉट स्पीकिंग सर, ओके। हाँ, देखो कहाँ बोल रहे हैं सर, अच्छा, नहीं बोलते सर, ओके। पता है, पहले कितना सारा सवाल पूछते थे सर, कितना सारा डिस्कशन होता था सर, ओके। रूठे हुए हैं हमसे सर, थोड़े नाराज है सर। तो सॉलिड इग्नोर मारता है सर, है ना, समझे। ऐसा इग्नोर तो कौन मारता है सर, है ना, समझे।
सर दिन पे लग जाता है कभी-कभी, वरना तो क्या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, है ना? समझे थोड़ा बहुत देखिए, अभी भी देखिए सर, मौन व्रत लिया हुआ है सर, दिल से बुरा लगता है भाई सर। हाँ, ये वाला सवाल था सर, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सर, ओके। ये 2014 में आया था, थोड़ी चर्चा इसके ऊपर कर लेते हैं कि वी डिस्कस दी प्रोविंशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर विद डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑफिसर। मतलब यार ऐसा बेतुका सवाल, इतना लेंथी सवाल कौन पूछता है बे? है ना, समझे नहीं समझे? हाँ, हू इज़ गोना आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। इतना भारी सवाल कौन पूछता है ना? जान निकल जाती है अपनी सर, समझे नहीं समझे? क्लियर ओके। तो चलिए सर वापस आते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पहले हायरार्की आपको बता देता हूँ, तो आपको एक पिक्चर समझ में आ जाएगा सर। है ना? अभी तक नहीं आया ना सर, जवाब आया? गोल्डन पीरियड का रिलेशन है, ये उसको हम लोग काउंटर करेंगे सर, ओके ना? ये गोल्डन एज की जो थियरी है ना, लास्ट में जब डिस्कस करेंगे पूरा गुप्ता एज खत्म करने के बाद, उसमें जो येस एंड नो के बाद जो जुड़ा हुआ है ना, उसमें ये फ्यूडलिज्म नो के साथ जुड़ता है सर, है ना? समझे? प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी एक्चुअली सिग्निफाइज द फैक्ट कि भाई गुप्ता पीरियड वाज़ नॉट अ गोल्डन एज। समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है ना? जो लोग गुप्ता एज को गोल्डन एज नहीं मानते हैं, उसके पीछे का एक तर्क ये दे रहे हैं कि भाई यहाँ तो इनकी पॉलिटिकल सिस्टम देख लीजिए, तो फ्यूडल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था ना, प्रोटोटाइप बनना शुरू हो गया था सर, ओके? गेटिंग ओके। तो उसको ओवरहाइप किया गया है सर, है ना? क्योंकि इट इज़ मोर सीन एज़ अ क्लासिकल एज, ओके ना? समझे? क्लासिकल एज विद रिस्पेक्ट टू आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, सर, है ना? साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, बट देन यू सी ओवरऑल सोशल ऑर्डर, यू सी द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, यू सी द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट, उसमें कहीं न कहीं हमको कमियाँ देखने को मिल रही थी सर, है ना? समझे? सो दिस विल एक्चुअली सिग्निफाई द फैक्ट कि भाई ये ठीक नहीं होगा सर। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। अब थोड़ी बहुत चीज़ें इनके अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी विल सी दैट हैंड रेज़ मैं नहीं कर सकता सर, ओके। वी डोंट हैव द ऑप्शन टू रेज़ हैंड्स, ओके। यू हैव ओनली ऑप्शन टू रेज़ योर हैंड्स, ओके। समझे? मतलब ऐसी ऐप बननी चाहिए सर मेरे हिसाब से सर, ओके, कि मैं फ़ोन करूँ सीधा उठाना ही पड़े सर, ओके। या मैं मतलब वीडियो कॉल फीचर है तो और मज़ा आ जाएगा सर, है ना? कैंडिडेट मतलब है ना, देयर शुड बी एन ऑप्शन फॉर वीडियो कॉलिंग, ओके। मास्टर क्लिक करें ना, कैंडिडेट कहीं गुफा-वुफा में बैठा हो, फटाक करके और सर 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 सर, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहता ना सर अभी इसमें बहुत लोग आप समझ गए ना सर, है ना? कैसी व्यवस्था में पढ़ाई कर रहे होंगे वही जानते हैं सर, समझे? गेटिंग तो आई विल रिक्वेस्ट टू द टेक टीम, है ना? टेक टीम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस बार, अभी एक आध बार मेरी मीटिंग होगी ना, कि सर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ, मतलब एप्लीकेशन में चेंज करो, अपन लर्नर के ऊपर क्लिक करें ना, सीधा वीडियो कॉल क्लिक हो जाना चाहिए और उसको कंपल्सरी उठाना ही पड़ेगा सर, है ना? समझे? गेटिंग मास्टर वरना तुम्हें ब्लॉक कर देगा, क्या कर रहे हो पता तो चले सर, है ना? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, चलो लेकिन वापस क्या आ रहे थे? माइक्रोनी सर, ओके, तो पकड़ जाते हैं ना सर, ओके सर, खैर चलो लेट मी गो बैक, ओके। तो देखिए अब गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो सवाल आया था, तो बड़ा चीनी सवाल था सर, ओके। डिस्कस द प्रोविंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर विद डेलीगेशंस, सॉरी विद डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑफिशियल्स। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए, इसमें कितना सारा लिख पाएंगे सर, समझिए गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इसको लेके गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को लेके दो प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलेगी सर, है ना? हम थोड़ी बहुत इसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना? समझे? वी विल सी कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कि एक तो आपको ओरिजिन पता होनी चाहिए, ओरिजिन का मतलब ये कि कहाँ से शुरू हुआ, एंड वी विल सी कि इनके सोर्सेस हमको पता होने चाहिए सर, है ना? समझे? ये सोर्सेस दो प्रकार के सोर्सेस हैं, एक तो लिटरेचर का सोर्स है ना, समझे? क्योंकि नीतिसार करके जो किताब है उसमें ये लिखा गया है, एंड बाकी सारे अदर ऑथर्स जैसे कालिदास हो गए या कोई और ऑथर हो गया, हरिसेन हो गए, उन्होंने भी कुछ लिखा है। दूसरे आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ से, आर्कियोलॉजी में वी विल सी कि इंस्क्रिप्शंस के ऊपर इनके अधिकारियों का नाम आपको मिल जाएगा, राजा का रोल देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है? कॉइन्स के ऊपर हमारे पास एविडेंसेस है जहाँ और सील्स जो अलग-अलग मिले थे, उसके थ्रू भी हमको पता चला कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था सर, ठीक है ना? समझे? तीसरी कहानी वी विल कम टू नो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है सर, ठीक है ना? समझे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है सर, है ना? राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है, और तीसरा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सर। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दो प्रकार का आता है, एक तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरा है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो गाँव के अंदर चलता है सर, ठीक है? अब इसमें मतलब ऐसे सवाल मतलब समझ गए सर कि बेसिकली रट्टा मारना पड़ेगा सर, ठीक है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, स्टेट यूनिट्स और ये सब पता होना चाहिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन-कौन अधिकारी थे, कैसे-कैसे मिलिटरी सिस्टम चलती थी, कैसे-कैसे जुडिशियल सिस्टम चलती थी सर, ठीक है? अब आपको सवाल बेसिकली प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा था, क्या पूछा था? प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, मतलब बेसिकली प्रोविंसेस को इन्होंने छोटा कर दिया था सर, ठीक है? कि भाई प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से अधिकारी थे और इनका क्या-क्या रोल प्ले था, उसके साथ आपको कंपेयर करना है सर, ठीक है? समझे? तो पहले सेंट्रल देखते हैं, फिर प्रोविंशियल देखेंगे, फिर लोकल देखेंगे सर, है ना? इसको मैं सीधा वो स्लाइड से ही समझा देता हूँ सर, समझे? क्योंकि इसमें मतलब है ना कहानी नाम की है और नाम के साथ बेसिकली मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं सर, है ना? समझे? तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्लाइड्स इटसेल्फ, तो ईज़ी रहेगा सर, है ना? समझे? तो वरना बेसिकली बॉल बाय बॉल कमेंट कितना सारा लिखेंगे सर, ओके? तो जहाँ डिबेट्स एंड डिस्कशन होगा, जैसे ये प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी के बारे में चर्चा कर रही थी, तो मैंने आपको समझा दिया सर, है ना? बट इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ओके? और इधर ये करने बैठे तो फिर है ना पनवेल निकल जाएंगे अपन सर, ओके? पर वो खत्म नहीं होगा ये सब, चलिए। तो कहानी क्या थी? कहानी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थी और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था सर, ओके? तो देखिए कोई भी स्टेट का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो ना, आपको 4-5 चीज़ों के साथ कंपेयर करना है सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन खाली मैं आपको इसका फ्लो चार्ट आपको बता देता हूँ कि जब आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू मेंशन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, आपको राजा के बारे में पता होगा सर, ठीक है? मतलब मेन तो आपको मोनार्क की हिस्ट्री पता होना चाहिए, मोनार्की की हिस्ट्री पता होनी चाहिए सर, ठीक है? सेकंडली आपको मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, मिनिस्टर्स या बेसिकली ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनके बारे में सर, ठीक है? तीसरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए सर, ओके? चौथा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए और पांचवा आपको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए सर, ठीक है? ये 5 मुख्य आयाम हैं सर, है ना? आप सब को याद करिए सर, ओके? तो प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी स्टेट के अंदर ये 4-5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सबसे प्रोमिनेंट होते हैं सर, ओके? और इन्हीं के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इनकी प्रशासन कैसे चलती थी और इनका फैक्टर्स बेसिकली कैसे डिटरमाइन होता था और यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या-क्या हुआ करता था सर, ओके? अब इसमें सोर्सेस आपके पास बहुत सारे हैं सर, ठीक है ना? देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। अरे भाई टूट मत जाना सर, ओके? क्योंकि ये गिरेगा तो मतलब स्टैंड टूटेगा तो चलेगा पर माइक नहीं टूटना चाहिए। थोड़ा डर लगता है, नया-नया उसमें जुगाड़ करके बिठाया है अपन ने। चलो तो कहानी क्या थी? कहानी आपको यहाँ से मिलती है कि जुगाड़ है ना सर, एक्चुअली एक ऐसा स्टैंड लिया सर, ओके? समझे? और मतलब वही तो लगा दिया है मैंने एंड राइट टू रिपेयर, है ना? राइट टू रिपेयर की जगह राइट टू जुगाड़ है। हाँ, उनका चैट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है सर। आता हूँ मैं डिवाइन किंग के ऊपर, ओके? सितारी भाई का रिप्लाई है, उनका चैट सेक्शन नहीं है, रिप्लाई नहीं कर पा रहे आपसे, सॉरी बोला। अरे भाई सॉरी सॉरी सर, ओके। मेरे को लगा नाराज़ हो गए होंगे सर, ठीक है ना? समझे? चलो कोई बात नहीं सर, ओके। इट्स इट्स मतलब मैसेज आ गया तो अच्छा लगा सर, ओके। वरना तो मतलब क्या है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए सर, है ना? समझे? फिर कैसा फ़ील होता है सर, मतलब कहाँ चले गए सर, है ना? आते हैं पर दिखते नहीं हैं, दिखते हैं पर आते नहीं हैं सर, ओके। है ना? समझे? खैर तो आप समझिए कि बेसिकली 5 चीज़ें हम लोग देखेंगे सर, ओके? किंग, मिनिस्टर्स, मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल ऑफिशियल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके? अब बेसिकली हमको किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें समझने को ताकि मालूम है ना? तो फिर आप यहाँ से आपको समझा रहा हूँ कि हाउ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू वर्क एंड व्हाट वाज़ द नेचर ऑफ द किंग एट दैट टाइम सर, समझे? तो इसको लेके वी विल कम टू नो कि जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन में 2-3 चीज़ें आपको मिलेगी। एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स है जिनका ये मानना है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ नॉट ओरिजिनल सर, है ना? समझे? ओके? तो एक ऑथर थे जिनका नाम था
डॉक्टर आर एन सल्टोरे सर, है ना, समझे। डॉक्टर आर एन सल्टोरे ने इसके बारे में बताया है और कहा है कि भाई देखो ये वैसा एडमिनिस्ट्रेशन था जो पहले से ही एग्जिस्ट किया कर रहा था सर, ठीक है ना, समझ ओके, बिकॉज़ ये हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में एग्जिस्ट करता था, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र देख लीजिए या और भी किताबें देख लीजिए, बट इट वाज इम्प्रोवाइज्ड। ओके, इम्प्रोवाइज्ड होने का मतलब ये है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमें ये पता चल रहा है कि समय के साथ इन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की थी सर, समझे। और ये चेंजेस के पॉइंट ऑफ से राजा की इंपॉर्टेंस, राजा के साथ-साथ मंत्री परिषद की जो बैकग्राउंड है वो हमको पता चलनी चाहिए सर, समझे। सो इन द लिटरेरी टेक्स्ट, ओके ना, समझे, वी विल कम टू नो द किंग, द feudatories, the organs of the state or the department of the states, the king and the councils, that includes of the princes and the high-ranking officials. This also included kind of feudatories, and we'll also mention the role of मंत्री परिषद that used to exist even in the present or the ancient period as well, sir. Okay, तो ऐसा तो था नहीं, we will find कि इनके यहाँ पे exist नहीं कर रहा था सर, getting okay. अब इनकी कहानी क्या जुड़ी हुई है और इनको क्यों हम लोग राजा के साथ देखते हैं सर, समझे। तो राजा आप देखोगे बड़े-बड़े प्रकार के टाइटल्स लेता था, ये टाइटल्स को feudalism के साथ भी हमने जोड़ा है अभी सर, अभी स्पेसिफिकली राजा सेंट्रिक देखते हैं, तो ये सब आपको परम अद्वैत है ना, बेसिकली परम भागवत है ना, विष्णु जी के साथ जोड़ रहा है, परम भट्टी का महाराजाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वर, सम्राट, चक्रवर्ती, एकाधिराज, कितने सारे टाइटल आपको ले रहे हैं सर, ओके। अब व्हाट दिस टाइटल्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू सर, getting okay. तो we will come to know कि दिस टाइटल्स आर रिलेटेड टू द डिवाइनिटी सर, डिवाइनिटी क्यों थे सर, ओके। तो हमें ये पता चल रहा था कि राजा डिवाइन ओरिजिन के साथ जुड़ता है, इनफैक्ट हरिसेन ने समुद्रगुप्त को भी इसी तरह से आइडेंटिफाई किया था सर, ओके, समझे। तो इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, मतलब जो आपका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, प्राग प्रशस्ति है, इन वन ऑफ द लाइन्स समुद्रगुप्त हैज बीन मेंशन्ड दैट ही इज सीन एज अ गॉड हू हैड कम टू लिव अपॉन दिस अर्थ, समझे। समुद्रगुप्त को वी विल सी कि इस तरह से लिखा गया है कि वो भगवान थे, वो पृथ्वी के ऊपर आए लोगों की सेवा करने के, लोगों को बचाने के लिए सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इनको डिवाइनिटी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है सर, समझे। तो सिमिलर टू गॉड्स को कंपेयर करने की कोशिश की गई है राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, है ना, परम देव अद्वैत या परम देवता के रूप में अपने आप को कहेंगे सर, है ना, परम भागवत के रूप में कहेंगे, ये कहेंगे कि भाई देखो हम विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त हैं सर, ओके। अब आप समझिए कि ये सब चीजें गॉड को, राजा को और गॉड को इक्विवेलेंट दर्शाने की कोशिश की जा रही है, एंड इन मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, ओके ना, समझे, और मेनी ऑफ द लिटरेचर वी विल फाइंड कि द किंग आर बीन हाइलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ लोकपाल सर, ठीक है, समझे। लोकपाल का मतलब क्या होता है सर, ना, जो लोगों की सेवा करे, ना, लोगों की प्रोटेक्शन करे सर, एक तरह से सर, ओके। एंड ये बेसिकली डिवाइनिटी के साथ जोड़ेंगे सर, समझे, ओके। तो समुद्रगुप्त हैज बीन मेंशन मल्टी टाइम्स, इसमें खास करके समुद्रगुप्त इज एन एक्सेप्शन, एक्चुअली आप रियलिटी में देखोगे ना, समुद्रगुप्त को छोड़ के बाकी सबको इतना सारा हाईलाइट नहीं किया गया है इन द इंस्क्रिप्शंस और द लिटरेरी टेक्स्ट, बट समुद्रगुप्त को कभी वरुण भगवान के साथ, कभी इंद्र भगवान के साथ, कभी यमराज के साथ भी मतलब उनको जोड़ा गया है सर, ऑब्वियस था, क्योंकि वो है ना काल लेके आते थे तो सबका समय समाप्त कर देते थे जब आक्रमण करते थे सर, तो वी विल सी कि ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली मोर टू लेजिटिमाइज हिज पावर, है ना, समझे, पावर को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे सर, ओके। एंड बेसिकली ये डिवाइनिटी के साथ जुड़ा हुआ था, बट विद लिटिल बिट ऑफ एक्सेप्शंस आपको मिलेगा सर, गेटिंग ओके। तो हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि ये अपने आप को प्रोटेक्टर्स के रूप में कहेंगे सर, ओके, समझे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नो डाउट द किंग वाज देयर एंड द किंग हैड द पावर एज वेल, ओके। साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी दैट द किंग वाज एडवाइज्ड इन द लिटरेरी टेक्स्ट, जैसे नीति सार हो गई है या इस समय पे शास्त्रों का निर्माण हुआ था, है ना, स्मृति लिटरेचर का बनने की शुरुआत हुई थी, तो ये जो स्मृति का कंपाइलेशन हुआ था उसमें राजा को ऑर्डर भी दिए गए थे सर, ओके, कि भाई यू वेट फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, डोंट बी अ टायरेंट एट वेस्ट, ओके ना, समझे, आप लोगों के बारे में सोचने की कोशिश करिए सर, गेटिंग ओके। सो देयर इज अ सिस्टम वेयर द किंग वाज एडवाइज्ड इन द लिटरेरी टेक्स्ट, है ना, समझे, लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर एडवाइजरी पोजीशंस थी कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। बट राजा नॉर्मली एब्सोल्यूटिज्म फॉलो करता था सर, है ना, समझे। सो द किंग हैड गुड पावर, है ना, समझे, राजा के हाथ मैक्सिमम शक्ति हुआ करती थी, ये शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा ही अपने मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता था सर, है ना, गेटिंग ओके। इनफैक्ट राजा के साथ-साथ इनकी मोनार्की के अंदर क्वीन की भी इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगी सर, है ना, वुमेन रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम लोग मोनार्की के बारे में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे तो वी विल आल्सो बी राइटिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज द क्वीन। अब क्वीन की इंपॉर्टेंस क्या थी सर, ओके। तो आप देखिए ध्रुव देवी की इंपॉर्टेंस थी, गेटिंग ओके ना, समझे। एंड वी विल सी कि ध्रुव देवी को मेंशन किया गया है, कुमार देवी अगर आपको याद होगा तो जो कॉइन्स के ऊपर आई थी उनकी भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी इवन द क्वीन्स वर आल्सो गिवन द टाइटल्स, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो वी विल सी कि ये जो ध्रुव देवी है ना, ध्रुव देवी उनके लिए भी वी विल सी कि परम भट्टी का राजानी करके टाइटल दिया गया है सर, ओके। परम भट्टी का राजानी मतलब परम भट्ट बेसिकली राजा के साथ है ना, परम भट्टी का राजानी, राजानी बेसिकली क्वीन के साथ जोड़ी गई है सर, ओके। तो वी डू सी द टाइटल्स ऑफ द क्वीन्स, वी आर नॉट श्योर कि वर दे टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन और नॉट सर, ओके, समझे। मतलब वो एक्टिव पार्ट लेती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, एक सवाल है, क्योंकि एपिथेट्स और टाइटल मिलने से ये चीज हम नहीं कह सकते कि भाई उनका रोल एक्टिव होगा, बट देयर इज वन मोर एक्सेप्शन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रभावती, जो हमने कल के क्लास के अंदर भी पढ़ा और अभी भी डिस्कस किया सर, ओके। सो इन मेनी केसेस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी द किंग वाज एक्टिव पार्ट, द किंग एंड द क्वीन, इवन द क्वीन वाज वर्किंग द फॉर्म ऑफ राजमाता एज वेल सर, ओके। एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी द किंग आल्सो हैड अ रोल सर, है ना, समझे। तो हमको इन दोनों की कहानी पता होनी चाहिए, बाकी तो हमको ये पता चल रहा है कि बेसिकली जो डिवाइनिटी थी वो थी, या आपको प्राइमोजेनिचर का कांसेप्ट नॉर्मली मिलता था, कभी-कभी नहीं भी मिलता था सर, ठीक है, ओके। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द एल्डेस्ट सन वाज नॉमिनेटेड सक्सेसर, बट इवन इन द मोनार्की देयर वाज एन एक्सेप्शन मेनी टाइम्स व्हेन द स्किल्स वर प्रमोटेड रेदर देन द मोनार्क, ओके ना, समझे। तो इसमें आपको ये चंद्रगुप्त और पुरगुप्त की कहानी आपको देखने को मिलेगी, कल के क्लास के अंदर मैंने आपको चर्चा की थी सर, है ना, समझे। बट चंद्रगुप्त वन जो था उसने समुद्रगुप्त को नॉमिनेट किया था सर, ठीक है, समझे, ओके। तो देयर इज एन एविडेंस व्हिच शोस कि दैट द किंग यूज्ड टू नॉमिनेट द एल्डेस्ट सन, बट द प्राइमोजेनिचर वाज नॉट ऑलवेज वी कैन से फॉलोड इन द सक्सेशन, दैट कैन आल्सो बी सीन सर, है ना, समझे। बाकी देयर वर काउंसिल्स, द काउंसिल्स इंक्लूडेड द मिनिस्टर्स, इनको सचिव के रूप में पहचानते थे सर, ओके। इनफैक्ट देयर वर ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर हम लोग महाप्रतिहार और प्रतिहार के रूप में भी हमको मिलेंगे सर, ओके। एंड कालिदास इन वन ऑफ द लिटरेचर मेंशन्स अबाउट द मंत्री परिषद, ओके। तो कालिदास की जो बेसिकली राइटिंग है उसमें उन्होंने बेसिकली मंत्री परिषद के बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी और कहा था कि मंत्री परिषद होना चाहिए और मंत्री परिषद इस तरह से काम कर रहा था सर, समझे। सो वी हैव गॉट एविडेंसेस अबाउट हु वर द पीपल एंड हु वर नॉट द पीपल, है ना, और देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स हु मेंशन इन द फॉर्म ऑफ मंत्रीज, ओके, समझे। तो अलग-अलग प्रकार की कहानी आपको मिलेगी। इनफैक्ट राजा के लिए जो एब्सोल्यूटिज्म नहीं था उसके पीछे की कहानी ये भी थी, क्योंकि राजा को बोला जाता था कि तुम्हें राजधर्म फॉलो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इस दौर में भी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो दैट वाज वाया वी कैन से धर्म ड्यूटीज, जो राजधर्म है वो फॉलो करना होता था राजा को सर, ठीक है। सो द गुप्ता पीरियड आल्सो हैड द कांसेप्ट ऑफ राजधर्म सर, ओके। ऐसा नहीं था कि राजधर्म नहीं था पूरी तरह से सर, है ना, समझे। तो इस तरह की आपको कहानी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट द काउंसिल्स वर मोर ऑफ ओपन काउंसिल्स, ओके, एंड द डिसीजंस वी विल सी वर डिस्कस्ड इन द काउंसिल्स एंड लेटर ऑन द फाइनल कंक्लूजन वाज मेड बाय द किंग, ओके, समझे। तो इन दिस कंडीशंस वी विल आल्सो फाइंड दैट द काउंसिल्स हैड मोर ऑफ अ deliberative role, a consultative role, they were participative in nature sir, okay, समझे। council members were no doubt appointed by the king himself only, but then we will see they had a role in the final decision making, actually राजा ही आखिर में decision making लेता, but हमको ये पता चलता है कि एटलीस्ट ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद बैठी हुई है ना सर, ओके, ये मंत्री परिषद वी विल सी कि अपना ओपिनियन तो नहीं देती थी सर, ओके। फिर राजा डिसाइड करता था कि क्या करना चाहिए सर, समझे। तो ये दर्शा रहा है कि इट शोस दैट द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ द इंटरप्रेटर विल बी लेफ्ट टू द किंग इटसेल्फ, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता था कि राजा को मन में आए वैसा वो सब कर देगा सर। मेनी टाइम्स द काउंसिल माइट अपोज, है ना, द काउंसिल माइट से कि भाई ये सही नहीं है, ये सही है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए सर, समझे। तो
तो इस सब प्रकार की कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो वी डू कम टू नो विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हमें पता चल रहा है कि इसमें जैसे पुरोहित हुआ करते थे सर, गेटिंग ओके। अब पुरोहित जो थे उनकी रोल कंपैरेटिवली गुप्ता पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो थोड़ी कम हो रही है सर, एडवाइजरी रोल थी बट नॉट उतनी सारी आपको मिलती है सर, गेटिंग ओके। वी विल सी राजा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, राजा को इसके लिए क्योंकि राजा को वो स्मृति लिटरेचर के अंदर कहा गया था कि भाई यू आर द चीफ इंटरप्रेटर एंड कस्टोडियन ऑफ द सोशल ऑर्डर ओके एंड द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द कंट्री, है ना, समझे। तो ये सब कुछ चीजें आपको राजाशाही के सेंटर देखनी है। एक्चुअली आपको कंडीशन ऑफ मोनार्की और नेचर ऑफ मोनार्की गुप्ता पीरियड में सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा वो रोल मैक्रो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से आएगा सर, ठीक है। तो इतनी हम लोग बातें लिखेंगे तो इनफ हो जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें इसके अंदर से हम लोग मेंशन कर सकते हैं सर, ठीक है, समझे। तो एक तो राजाशाही के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द इंटरप्रिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू मोनार्की सर, गेटिंग ओके। अब जैसे कालिदास has given a very brief मतलब very detailed elaboration about who was appointed to what positions, what was the role of Amatiyas, है ना, Amatiyas were kind of a bureaucrat की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। युवराज was almost appointed in the council of ministers before being anointed to the throne, है ना, कि कोई भी युवराज होते थे जो बेसिकली राजा के संतान होते थे, उनकी अपॉइंटमेंट वी विल सी कि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती थी, फिर उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उनको अपडेट कर दिया जाता था सर, समझे। बाकी सीक्रेसी रहती थी, इस प्रकार की आपको कहानी मिल जाएगी सर, समझे। तो एक तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके। दूसरी कहानी वी हैव अ लिस्ट ऑफ हायरार्की ऑफ सिविल ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, जुडिशियल ऑफिशियल्स व्हिच वर पोस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, गेटिंग ओके। अब नो डाउट द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स वी विल सी इज हायर बट व्हेन वी कंपेयर टू द मौर्यस वी फाइंड इट लेसर इन नंबर, ओके, समझे। अगर आप ऐसे काउंट करोगे आइसोलेशन में तो आपको लगेगा कि यार ठीक-ठाक मात्रा में इनके पास ऑफिशियल्स थे सर, ओके। बट द मोमेंट यू कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू द मौर्यस यू विल रियलाइज कि भाई ये उतने भी नहीं थे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, गेटिंग ओके। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द रोल कि भाई इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या-क्या चीजें चलती थी सर, समझे। अब देखिए कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो अमात्यस की बहुत इंपॉर्टेंस थी सर, है ना, और ये अमात्यस में कुछ-कुछ को कुमार अमात्यस के रूप में कंसीडर किया गया था सर, ठीक है। कुमार अमात्यस वर दोस अमात्यस दे वर मेनली विद रिस्पेक्ट टू आई वुड से द रॉयल फैमिली सर, जैसे कुमार लगता है ना सर, ओके। तो कुमार इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द वी कैन से प्रिंसेस और द पर्सन बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली। यहाँ गुजरात में कुमार लगता है तो जमाई राजा को कुमार बोलता है सर, ठीक है, समझे। तो विल सी दैट जैसे ही आप का है ना, आप इन-लॉज में जाओगे तो जितने भी जमाई है सबको पीछे कुमार लगाना पड़ता है, वरना तो फूफा जी नाराज हो जाते हैं, जीजा जी नाराज हो जाते हैं सर, ठीक है। तो वो सदियों से चली आ रही परंपरा है सर, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन का पाठ है सर, खैर। तो कहानी क्या थी हाँ, तो कुमार बेसिकली जमाई राजा के लिए, पहले राजा के संतान के लिए था, उनको नाम से नहीं बुला सकते सर, है ना, समझे। गेटिंग ओके, सो एवरी जमाई राजा हैज टू बी एड्रेस्ड विद द टर्म कुमार सर, ओके, समझे। मतलब खाली नाम से या मतलब जी लगा के भी नहीं बुला सकते, जैसे किसी का नाम एक्स हो तो एक्स जी करके नहीं बुला सकते, नहीं, एक्स कुमार करके बुलाना पड़ता है सर, ओके। मतलब वो एक सिस्टम का पार्ट बन गया सर, कैसे लेट मी कम बैक टू दिस, ओके। अब आप देखिए कि तो कुमार की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। कुमार बेसिकली जो कुमार अमात्यस के रूप में थे वो थे, इनमें से कुछ-कुछ लोगों को युवराज के रूप में अपॉइंट किया जाता है। देखो सबके सब कुमार को तो युवराज नहीं बनाया जा सकता, है ना, समझे। युवराज का मतलब बेसिकली ये होगा कि जो इन लाइन है, सक्सेशन इन लाइन में बैठा हुआ है सर, ठीक है। सो मेनी ऑफ देम वर पोस्टेड इन द फॉर्म कुमार अमात्यस, ओके, गेटिंग ओके। दिस कुमार अमात्यस वर हेरिडिटरी नेचर, हेरिडिटरी इसके लिए क्योंकि हमें पता चल रहा है कि नॉर्मली रॉयल फैमिली से या रॉयल हाउसहोल्ड के साथ जुड़े हुए थे और इनके बहुत सारे रोल्स आपको मिलेंगे सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। डिफरेंट रोल्स आपको देखने को मिलेंगे व्हिच इज गिवन टू वन इंडिविजुअल, ओके। अब जैसे हरिसेन की कहानी आप देख लीजिए सर, ओके। तो मैंने बताया कि हरिसेन इज सीन एज वन सच पर्सन जिनके लिए हमारे पास एविडेंसेस है कि ही वाज गिवन मल्टीपल पोजीशंस, ओके, समझे। तो वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि हरिसेन वाज महादंड अधिकारी, ही वाज संधि विग्रही का एंड ही वाज आल्सो कुमार अमात्य सर, समझे। तो कुमार अमात्य के रूप में तो काम कर ही रहे थे बट हमारे पास ये भी एविडेंस है कि वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। फॉरेन मिनिस्टर का मतलब है कि वो संधि विग्रही का भी थे सर, ठीक है, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि महाधर्म अधिकारी मतलब जुडिशरी के साथ भी जुड़े हुए पोजीशंस थे सर, ओके, समझे। तो एक ही व्यक्ति के हाथ में अलग-अलग प्रकार के टाइटल्स ये भी दर्शा रहा है कि भाई इनके यहाँ जो रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग थे बड़े इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे सर, गेटिंग ओके। दिस कुमार अमात्य को अलग-अलग डिपार्टमेंट में या प्रोविंसेस के अंदर रोल्स दिए जाते थे सर, ओके, समझे। तो रोल्स कैन बी गिवन टू द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, ओके, समझे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल रोल में मिलता है, एक व्यक्ति स्पेसिफिक रोल के अंदर भी आपको मिल जाएगा सर, गेटिंग ओके। ये कुमार अमात्य की प्रथा मोस्ट ऑफ द मौर्य पीरियड के और उसके भी पहले पीरियड से हमारे पास मिल जाएगी सर, समझे। तो एक ये कहानी है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से सर, गेटिंग ओके। तो मैंने आपको बताया कि संधि विग्रही का है या महासंधि विग्रही का है सर, ठीक है। देयर इज एन एविडेंसेस ऑफ सर्वाध्यक्ष, ओके, समझे, या दंड प्रसादी करीना आपको मिल जाएगी सर, पुलिस ऑफिसर्स आपको मिल जाते हैं सर, गेटिंग ओके। तो देयर आर गुड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स दैट वर मेंशन्ड, ओके, समझे। आपको भंडार गृह करीना आपको मिलेंगे, है ना, भंडार गृह करीना और काइंड ऑफ ट्रेजरी ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे सर, ओके। तो ठीक-ठाक प्रकार की ऑफिशियल सिस्टम आपको मिल जाती है सर, ओके। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अब आप पूछ रहे हो एक्चुअल नाम और पोस्ट याद रखना है तो उसके लिए आपको यूपीएससी का पीवाईक्यू देखना पड़ेगा सर, ओके। और पूछा ऐसा ही जानबूझ के सर, है ना, कि डिस्कस द प्रोविंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट विद डेजिग्नेशन एंड फंक्शन। अब डेजिग्नेशन में नाम तो 3-4 तो पता होना चाहिए सर, गेटिंग ओके। तो युक्ति ना पूछिए सर, अभी फिर से रिपीट होगा ऐसा जरूरी नहीं है सर, ओके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो पूछ दिया, अब जो भी पूछेगा वो सेंट्रल ही पूछेगा, है ना। आप देखिए देयर इज ऑलरेडी प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी आस्क्ड, समझ में आया कि नहीं। अब बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन था, तो थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा कर देंगे सर। देखो फ्लो चार्ट इसके लिए बनाया मैंने आपको, सबसे पहले व्हाट वी डिड इज वी मेड अ फ्लो चार्ट, ओके। और फ्लो चार्ट में इसके लिए मैंने आपको राजा मिनिस्टर्स की बात करें, मिलिट्री जुडिशियल रेवेन्यू ऑफिशियल्स की बात कर देंगे, तो ये पांचों को इकट्ठा करेंगे तो हमारी पूरी बच जाएगी, पूरी मतलब इन शॉर्ट वी कम टू नो कि भाई देखिए उसकी जो हायरार्की है और उसमें क्या-क्या रोल्स है सबके, तो थोड़े बहुत समझ में आ जाते हैं सर, उससे ज़्यादा क्या करेंगे सर, गेटिंग ओके। एक हद से ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना सर, खैर। तो हमें उसकी क्लैरिटी पता होनी चाहिए सर, समझे। क्लैरिटी का मतलब ये है कि कौन-से ऑफिशियल्स थे, क्या-क्या काम कर रहे थे सर, ओके। मंत्रियों की क्या इंपॉर्टेंस थी सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि किस प्रकार का इनका रोल हुआ करता था सर, खैर। अब देखिए कि इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स मतलब ऊपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे ना तो आपको एक महाप्रतिहार देखने को मिलेंगे सर, प्रतिहार और महाप्रतिहार सर, ओके। या अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको खाद्य पति का देखने को मिलेगा, खाद्य का पति मतलब जो खाना खिला रहा है उसका पति सर, ओके। खाना कौन खिला रहा है, किचन वाला सर, ठीक है, समझे। तो वो द चीफ ऑफ द किचन, है ना, समझे। रसोई में कुछ और चीज़ घुस जाए सर, रसोई में कौन था, राजा को कोई जहर मिला दे तो क्या होगा सर, ठीक है। तो देयर वाज ऑफिशियल कॉल्ड खाद्य पति सर, है ना, समझे। तो बेसिकली वो देख ही रहा था, है ना, रसोई में कौन था, रसोई में कौन था सर, ओके। राशि थी सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। और सारा कुकर क्या था, वो गाना क्या था सर, ओके। रसोई में कौन था सर, है ना, गिरा दिया वो बनाया था देशराज मुखा ने सर, ओके। तो इस प्रकार की कार्य कितना सारा याद रखोगे सर, समझे, गेटिंग ओके। तो वी विल कम टू नो कि मतलब परेशान हो जाएंगे ना सर, ओके, समझे। कितनी हायरार्की को हम देखेंगे और कितने सारे बैकग्राउंड में हम लोग इसको समझ पाएंगे सर, गेटिंग ओके। तो एटलीस्ट हमको ये पता होना चाहिए सर, ओके। तो देखो मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स के अंदर हमको ऑफिशियल्स में मिनिस्ट्रीज में तो देयर गुड नंबर ऑफ पीपल सर, है ना, समझे, हु वर अपॉइंटेड डिफरेंट पोजीशंस, ओके। ये मंत्री के रूप में काम कर रहे थे सर, ठीक है ना। मंत्री के साथ-साथ ऑफिशियल्स थे, तो अमात्य सर, ठीक है ना, समझे। ये अमात्य दूसरे थे कुमार अमात्य के रूप में सर, ठीक है ना, समझे। तीसरी कहानी आपको देखने को मिलेगी वो है अध्यक्ष की सर, है ना। अध्यक्ष कौन थे, दे वर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर, समझे। तो वी विल कम टू नो कि अगर आपको कौटिल्य की अर्थशास्त्र याद होगी तो हमने बहुत सारे पानी अध्यक्ष के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको बेसिकली सर्वाध्यक्ष, है ना, द हेड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको इस दृष्टिकोण से देखना है कि भाई अध्यक्ष जो है ये पुराने सिस्टम के अंदर ही थे, ये वैसे तो लोग थे नहीं सर, गेटिंग ओके, कि लोकली रातों रात निकल के आ चुके हो सर, है ना, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इनकी इंपॉर्टेंस आपको मिलती है। तीसरा आपको आयुक्त देखने को मिलेंगे, आयुक्त सर, है ना, समझे। आयुक्त जैसे आज की तारीख में उसको कमिश्नर कहते हैं सर, ठीक है।
आयुक्त अध्यक्ष आज भी है ना सर, है ना समझे, गेटिंग पॉइंट। इनकम टैक्स कमिश्नर है ना, आयकर आयुक्त, इनकम टैक्स सुपरिटेंडेंट है ना, आयकर का अध्यक्ष है सर, ठीक है ना, स्पेसिफिक ऑफिस के अंदर काम कर रहा होगा सर। ओके, अब देखिए आयुक्त जो है ये भी मौर्य पीरियड से एग्जिस्ट कर रहे हैं सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, क्यों? क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि दे वर अपॉइंटेड टू योर स्क्रीन टाइम वाज डाउन टू 11%। अच्छा, स्क्रीन टाइम टीवी का स्क्रीन कम हुआ, फोन का तो बड़ा होगा सर, ठीक है। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, सो आयुक्त वर एक्चुअली मेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर डायरेक्टली अपॉइंटेड और दे वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द किंग एट दैट टाइम, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इनकी भी आपको हमारे पास इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगी सर। ओके, तो वी विल सी एक इनका मेंशन भी हम लोग कर सकते हैं कि भी देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन-कौन लोग इसके अंदर हुआ करते थे सर, है ना, समझे। इसके सिवाय वी विल सी कि जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और बात करेंगे तो सिविल ऑफिशियल्स में आपको और भी लोगों की कहानी आपको मिलेगी सर, है ना। महाप्रतिहार मैंने आपको बताया सर, ठीक है, समझे। महाप्रतिहार इज द काइंड ऑफ ऑफिशियल हु वाज मेनली इन चार्ज ऑफ द पैलेस, है ना। वो पैलेस की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से मिल जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, या काइंड ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ वुमेन इन द पैलेसेस, उसके लिए भी आपको यहाँ से मिलेंगे सर। ओके, तो अलग-अलग प्रकार की कहानी आपको यहाँ से मिलती है सर, है ना। सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जो हमको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आए नहीं है सर, ठीक है। देयर वर ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जो दूत के रूप में काम करते थे सर, ठीक है, समझे। तो बेसिकली समाचारी जिसे हम लोग पहचानते हैं, समाचारी आर दोज़ पीपल जो समाचार देते थे, यस एक्जेक्टली सर, ठीक है। सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो समाचारी थे, समाचारी वर दोज़ पीपल जो समाचार देने का काम कर रहे हैं सर, ठीक है। तो वी विल सी कि दे यूज्ड टू इन्फॉर्म द किंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ आर गोइंग ऑन, और क्या-क्या चीजें चल रही है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये भी कहानी आपको मिलती है। यही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको सामंतों का भी इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। मेनी ऑफ द टाइम्स द सामंतास वर अपॉइंटेड इन द फॉर्म ऑफ महासामंता, एंड इनको कहा जाता था कि यू आर सपोज्ड टू वर्क इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लोकल रूलर था तो राजा उसको अपने यहाँ बुला लेता था कि चल तू आजा मेरे लिए काम कर दे सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि देयर इज अ हायरार्की ऑफ सेंट्रल सिविल ऑफिशियल्स। ओके, सेंट्रल सिविल ऑफिशियल्स का मतलब क्या है कि सेंट्रल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, मेनली सिविल ऑफिशियल्स है, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, इन सबका कार्य अलग तरह से एक स्पेसिफिक प्रकार से डिफाइन किया गया था सर, समझे। अब ये तो सेंट्रल ऑफिशियल्स है सर, ओके, समझे। ये सेंट्रल में फिर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी आएंगे, जुडिशियल ऑफिशियल्स भी आएंगे सर, है ना, समझे। अब मिलिट्री और जुडिशियल ऑफिशियल्स कौन से आपको मिल जाते हैं, एंड वी विल सी दैट मिलिट्री में फिर पुलिस वाले भी आ जाएंगे और जुडिशियरी के साथ भी आपको जुड़े हुए लोग थोड़े बहुत पता होने चाहिए सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शंस एंड बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वी कैन से द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स, ओके ना, तो हमको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है सर, ओके, समझे। शायद तक यहाँ मिलिट्री ऑफिशियल्स की जो एक लिस्ट पूरी लिखी गई है, इसी में से थोड़ा बहुत देख लेते हैं सर, है ना। तो आपको महादंड अधिकारी और सेनापति और महासेनापति, है ना, ये सब पुराने टाइटल्स जो चले आ रहे हैं वही आपको मिलेंगे इसके अंदर से, किधर गया भाई, ये रहा सर, ठीक है, समझे। तो द मिलिट्री ऑफिशियल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सनालिटीज इन द फॉर्म ऑफ सेनापति, महासेनापति, बल अध्यक्ष का मतलब है कि एक आर्मी के यूनिट का अध्यक्ष सर, ओके ना, समझे। सीओ टाइप होगा सर, महाबल अध्यक्ष, बल अधिकारी का, एंड महाबल अधिकारी का सर, ठीक है, समझे। दिस ऑल हायरार्की एक्चुअली शोस द डिफरेंट ग्रेड्स, ओके, डिफरेंट ग्रेड का मतलब क्या है सर, ठीक है, कि एक बंदा नहीं है, अलग-अलग पोजीशंस में इनको अपॉइंट किया जाता होगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, और इसके थ्रू वी विल कम टू नो कि इनका सिस्टम चलता होगा सर, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ हाई रैंकिंग एंड लो रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, ओके, समझे। एंड इन मेनी ऑफ द इंस्क्रिप्शन दे हैव बीन मेंशन्ड एज़ वेल सर, है ना, समझे। तो जैसे हरि सेन को आप समझोगे तो हरि सेन खुद भी महादंड नायक थे सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये सब चीजें क्या दर्शा रही है, दिस थिंग शोस कि इनकी कोई मिलिट्री या एक प्रकार की जुडिशियल सिस्टम के अंदर रोल हुआ करती थी सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये आपको बल अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं, महाबल अधिकारी आपको देखने को, कमांडर ऑफ चीफ आपको आर्मी के अंदर से आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। ये सब चीजें आपको मिलेगी। यहाँ एक मिलिट्री ऑफिशियल का एक और पोजीशन है सर, ठीक है ना, राणा भंडार गृह अधिकारी ना सर, है ना। तो बेसिकली रण भंडार गृह अधिकारी ना, मतलब बेसिकली जो आपकी मिलिट्री के लिए जो खजाना है वो अलग से रखा जाता था सर, ओके, और इसके थ्रू वी विल कम टू नो कि ये लोग उसकी फंडिंग करते थे, वॉर जब भी होती थी सर, ओके। तो इन प्रकार की ऑफिशियल्स आपको मिलती है, उसके लिए अलग से एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट था, जहां हमको ये पता चल रहा है कि अगर कुछ सप्लाई करना है, कोई चीजें देनी हो तो भी आराम से आप मेंशन कर पाते हो सर, ठीक है, समझे। तो इसके दृष्टिकोण से या ओवरऑल हम लोग जब अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया था सर, ओके। इसके सिवाय इनके यहाँ बढ़िया सा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको मिलेगा सर, ठीक है, समझे। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके। तो जैसे महादंड नायक है, महादंड नायक आपको देखने को मिलता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हरि सिंह सर, ओके। और हमारे पास एविडेंस है कि हरि सिंह खुद महादंड नायक थे, चीफ जस्टिस एट द टाइम, तो न्याय के बड़े प्रिय थे, न्याय के देवता आपको मिल जाएंगे एक तरह से, है ना। या महापुस्तक पाली के आपको देखने को मिलते हैं, द रिकॉर्ड कीपर आपको मिलता है सर, धर्माधिकारी आपको मिलेंगे, जिनका स्पेसिफिक काम था कि सोशल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब ना हो सर, है ना। अपहोल्डर ऑफ द धर्म सर, अपहोल्डर ऑफ द धर्म का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। सो दिस वर अ क्लास ऑफ पीपल सर, है ना, whose specific role was to control and regulate the social order in the society सर, समझे। एंड दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि एक प्रकार की मॉरल पोlicing की भी एविडेंसेस आपको मिलेंगे इसके अंदर सर, है ना, समझे, ओके। तो इसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे पास एविडेंसेस है सर, ओके, समझे। अब जुडिशियल सिस्टम कैसी थी या जुडिशरी का बैकग्राउंड कैसा था उसके ऊपर एक अलग से डिबेट चलती है सर, ओके। अब डिबेट किस बात के ऊपर से चलती है, तो वी विल कम टू नो कि द फाइनल अपील वाज मेड टू द किंग इटसेल्फ सर, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना चाहिए कि राजा जो है अभी भी अपहोल्डर ऑफ द लॉ के रूप में वो सबसे सिग्निफिकेंट व्यक्ति है सर, ओके। तो फाइनल अपील तो हमें ये पता चल रहा है कि राजा ही वी विल सी कि डिसाइड करता था कि किसी को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए सर, है ना, सारी भाषा के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, बट द लीगल सिस्टम वाज डोमिनेटेड बाय द शास्त्रास एंड द स्मृतिस व्हिच वर कंपोज्ड एट दैट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जो लॉ का सोर्स है, ये लॉ का सोर्स क्या हुआ करता था। अब मौर्यन पीरियड में मैंने आपको बताया था कि देयर वाज 4 डिफरेंट लॉज ऑफ सोर्स, ओके ना। धर्म वाज आल्सो द सोर्स ऑफ लॉ, कंटेम्पररी टू दैट द सोर्स ऑफ लॉ आल्सो इंक्लूडेड द शासना, शासना इज द रॉयल ऑर्डर और द प्रोक्लेमेशन मेड बाय द किंग, द सोर्स ऑफ लॉ आल्सो इंक्लूड द धर्मशास्त्र, है ना, और द स्मृतिस दैट वर कंपोज्ड एट दैट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है सर, है ना, समझे। द सेम ओल्ड स्टोरी कैन बी सीन ओवर हियर सर, है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि द स्मृतिस डोमिनेटेड एज अ सोर्स ऑफ लॉ एट दैट टाइम, ओके। प्रिसाइसली मनु का, देन नारद, बृहस्पति, इन सब लोगों ने याज्ञवल्क्य इनके द्वारा स्मृति बहुत लिखी गई थी सर, ओके। ये स्मृति मूल रूप से धर्मशास्त्र का पार्ट था, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और ये धर्मशास्त्र सर, ठीक है, समझे। तो धर्मशास्त्र ग्रेटर अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारी स्मृति आती थी, उनमें से एक्सट्रैक्ट करते हुए बेसिकली लीगल सिस्टम को कोडिफाई किया गया था सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, और इस दृष्टिकोण से देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, दिस आल्सो इंक्लूडेड द हायरार्की, दिस आल्सो इंक्लूडेड द लीगल सिस्टम एज़ वेल सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें पूरी कोडिफिकेशन थी और पनिशमेंट अलग-अलग तरह से दी गई थी सर, है ना, समझे। अब जैसे वी विल सी कि पनिशमेंट में कैपिटल पनिशमेंट कम हुआ करता था, ऐसे एविडेंसेस है, क्योंकि क्राइम नहीं होते थे। मतलब जैसे फाहियान ने लिखा है कि सोसाइटी वाज क्वाइट प्रॉस्परस, फाहियान ये भी लिखता है कि यहाँ चोरी चपाटी कम हो रही थी सर, ओके। मोस्ट प्रोबब्ली स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के कारण होता होगा, ये सोसाइटी में थोड़ा सोशल ऑर्डर मेंशन किया होगा, इसके लिए आपको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल पनिशमेंट के एविडेंसेस है, मेनी टाइम्स, है ना, आइस वाइस को स्कूप अप कर दिया जाता था, आप ज्यादा टैटू करोगे तो आपकी सर्विस हो जाएगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इसके अंदर से यहाँ पे मेंशन किया गया है सर, है ना, समझे। कालिदास बड़े सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने धर्माधिकारी को मेंशन किया है, धर्माधिकारी वर द
द अपहोल्डर ऑफ द धर्म। बेसिकली ये देखा करते थे कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल ऑर्डर है वो ना टूटे, सर, है ना, समझे। कालिदास ने भी पनिशमेंट के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन किया है, सर, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया तो रक्षिणा के पास भेजा जाता था। रक्षिणा कौन? जो रक्षक है, सर, है ना, समझे। कभी-कभी रक्षक ही भक्षक बन जाता है वो, अहमदाबाद में भी 60,000 रुपए का तोड़ कर दिया पुलिस वालों ने, तो ठीक है। ग्रीटिंग ऑफ, ओके। इतना मतलब मेरे को न्यूज़ पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला ये क्या है, सर, है ना। वो बंदा रास्ते में जा रहा है, उसको पूछ रहा है, बोले तुम कहाँ से आए? तुमने कोई लॉ, है ना, ब्रेक किया है? और कमिश्नर का एक ऑर्डर है, यू नो दैट ना, बीइंग द एसपी ऑफ द कमिश्नर, यू हैव द राइट टू इश्यू ऑर्डर्स, ओके ना, विद इन योर जुरिसडिक्शन। तो ये ऑर्डर में आपने ये फलाना नोटिफिकेशन का वायलेट किया है, रात को 1 बजे के बाद आप चल नहीं सकते हो, सर, कर्फ्यू, मतलब इनडायरेक्टली कर्फ्यू है, कुछ लगवा दिया गया है, सर, और फिर तोड़ दिया उनसे, ठीक है ना। और बेचारे वो लोग भी कितने गोलू थे, सर, है ना, मतलब देखो कॉमन मैन बड़ा गोलू है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर राइट्स ना, सर, ओके। तो वही है, सर, रक्षक की भक्षक हो जाए, खैर चलिए, कम बैक टू दिस पार्ट। बट यहाँ रक्षिणास की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, सर, ओके। एंड मेनी टाइम्स द पनिशमेंट वाज वेरी हार्श। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि हाथी से कुचल के मारा जाता था, सर, समझे नहीं समझे। ये आंखें निकाल के गोटियां खिला करते थे ये लोग, सर, समझे नहीं, ओके। तो वी विल सी कि ये चीज आपको यहाँ से मिलेगी। अब देखिए, जब धर्मशास्त्र के आधारित न्याय व्यवस्था होगी तो ऑब्वियस है कि एक चीज हमको बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगी कि ये व्यवस्था के अंदर धार्मिक या वर्ण ऑर्डर को तो फॉलो किया जाता होगा, सर, करेंगे, ओके, समझे। सो वी विल सी कि certain class of people were punished more, sir, समझे नहीं समझे, एंड certain class of people were punished less as well, sir, based on the one order as well, sir, ओके। इनफैक्ट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस समझ में आ रहा है, सर, ओके, कि अगर कोई व्यक्ति ने झूठ बोल रहा है या कोई व्यक्ति चोरी करके आया है या कोई व्यक्ति ने कुछ गलत किया, उसको चेक कैसे करेंगे? उस टाइम सीसीटीवी थे नहीं, विटनेस थे नहीं, सर, ओके। तो ये बेसिकली आग के ऊपर चलाते थे, अंगारों के ऊपर चलाते थे, गर्म, है ना, वस्तुओं के अंदर हाथ डुबा देते थे, सर, समझे, ओके। कभी कभी ये लोग क्या करते थे कि 2 बोरियों को भर के, है ना, सैक्स होती है ना, बोरी, वो बोरी को भर के ये लोग बेसिकली कोई तालाब में डाल देते थे, सर, समझे, ओके। एंड इनका प्लान ये था कि अगर ये बोरी में पत्थर और ये सब डालते थे, अगर वो बोरी डूबती है तो बंदा ने गलत नहीं किया, वो व्यक्ति ने। अगर बोरी तैर जाती है, मतलब सम काइंड ऑफ सैक और काइंड ऑफ वी कैन से पैकेज, ओके ना, अगर वो पानी के ऊपर ही रहता है, सतह के ऊपर, मतलब दैट पर्सन हैज कमिटेड क्राइम, सर, ओके। तो वी विल सी कि अलग-अलग कहानी आपको मिलती है, सर, ओके। मतलब ये ऑडियंस को फाहियान और ह्यूमन दोनों ने लिखा है, सर, ओके। सो पीपल कमिटेड वर क्राइम्स, डिफरेंट मेथड्स वर यूज्ड टू असर्टेन द गिल्ट और इनोसेंस, है ना, समझे, कि भाई व्यक्ति सही कर रहा है या गलत कर रहा है, सर, ओके ना। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, सर, ओके। एंड वी विल सी कि जैसे मतलब है ना, अंगारे के ऊपर चलना हो गया, या एक फायर के ऊपर इन लोग की टेस्टिंग हुआ करती थी, ये किसी किताब में मैंने पढ़ा था। उसमें ये था कि आपको आयरन आयरन होता है लोहा, सर, ठीक है, समझे, और लोहे गर्म लोहे को आपको पकड़ना है और उसको बेसिकली आपको चाटना है, सर, ठीक है, समझे। अगर आप नहीं जलते हो, है ना, समझे, ओके, उसका मतलब ये हुआ कि आपने गुनाह नहीं किया है। पर अगर आप जलते हो, ऑब्वियसली गर्म लोहे को पकड़ के चाटोगे तो जीभ जली जाएगी, सर, तो दैट मींस यू आर गिल्टी, सर, समझे। तो वी विल सी कि अलग कहानी आपको देखने को मिलती है, सर, ओके। एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस आपको मिलेंगे, सर। पहले से फिक्स ही होता है, ऑब्वियसली गर्म लोहे को पकड़ के चाटोगे तो क्या होगा, सर, ओके। तो अलग-अलग यार भाई साहब, मतलब इतनी सारी कहानी आपको मिलती है ना, सर, मतलब ये फाहियान ने लिखा है। एक्चुअली यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा था कि फाहियान ने ह्यूएन सांग ने ऑब्जर्व किया था कि ऑडियंस फायर एंड वाटर, है ना, पानी के अंदर या आग में जला के अलग-अलग प्रकार की टेक्निक्स यूज़ की जाती थी, सर, समझे। एंड वी विल सी दैट चेक किया जाता था कि व्यक्ति ने सही किया कि गलत किया, सर, ठीक है, ओके। इनफैक्ट जो ऑर्डर ऑफ पॉइजन, है ना, मतलब फायर वाटर की बात बताया, इसमें जहर वाला भी टेस्टिंग होता था, सर, है ना, ये भी खतरनाक था। सो अंडर दिस ऑर्डर ऑफ पॉइजन वी विल सी कि आपके आम होगा कोई भी बेसिकली, है ना, समझे, उसके एक टुकड़े को काट दिया जाएगा, मतलब उंगली के अंदर से या पैर के अंदर से, सर, है ना, ओके। एंड उसके बाद उसके अंदर जहर डाला जाता होगा, सर, है ना, समझे। अगर व्यक्ति जिंदा रहता है वो जहर खाने के बाद भी या आपके शरीर में इंजेक्ट करने के बाद, उसका मतलब तुमने कुछ गुनाह नहीं किया। पर अगर जहर चढ़ गया और तुम मर गए, मतलब तुम मर गए, तुमने गुनाह किया होगा, समथिंग। तो वी विल सी कि इस प्रकार की टेक्निक्स यूज़ होती थी, सर, है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि अलग-अलग प्रकार की चीजें। अब जैसे एक था ऑर्डर बाय वेट, है ना, ऑर्डर बाय वेट का मतलब है कि उसको तराजू में बेसिकली वेट किया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि एक व्यक्ति, मतलब जैसे वी विल सी दैट ये अपने युवराज है, सर, ठीक है ना, युवराज के ऊपर गाँव वालों ने आरोप लगाया, बोले ये चोरी करके आया, देखो किसी के घर के ना 4 ना आम के बागान थे, उसमें आम चोरी करके आ गया, सर, ठीक है। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम युवराज को कहा जाएगा तुमको तराजू में तोलेंगे हम, सर, है ना, वी विल ट्राई टू वी विल, है ना, वे यू ऑन अ स्केल ऑफ वेटिंग स्केल, ओके ना, और वेइंग स्केल में आपको बाजू में पत्थर के साथ तोला जाएगा, सर, ओके। अब गाँव में पूर्व निर्धारित शिला है या कोई पत्थर रख दिया जाता था, एंड विदिन द तराजू युवराज को एक साइड के ऊपर पत्थर रखा, मतलब है ना, तराजू की 2 साइड होगी ना, एक साइड के ऊपर पत्थर, एक साइड के ऊपर युवराज को बिठाया। अब इसमें कहानी ये है कि वी विल सी कि अगर युवराज पत्थर से हल्का है तो युवराज बेगुनाह है, पर अगर युवराज पत्थर से भारी है, मतलब उसने गुनाह किया, उसके अंदर क्राइम आ गया है और पत्थर इसके लिए उससे हल्का हो गया, मतलब तुमने कुछ गलत किया, तुम खा के बैठो किसी काम से, ठीक है ना, तो तुम गए हो, सर, ओके। तो कहने की बात ये है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ओके ना, अंडर दिस मेथड्स काइंड ऑफ सुपरस्टिशन आपको मिलता है, सर। सुपरस्टिशन क्यों था? क्योंकि जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक ऑफिशियल्स तो आपको मिलेंगे, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि एक प्रकार की ब्लाइंड फेथ आपको मिलती है। द पीपल हु वर कमिटिंग क्राइम्स वर पनिश्ड एंड दे वर नॉट फॉर रिफॉर्म्स, दे वर इन द फॉर्म ऑफ रिट्रिब्यूशन, सर, है ना, समझे। देखिए जुडिशियल सिस्टम के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्था होती है जुडिशियल रिफॉर्म्स, है ना, कि भाई व्यक्ति को हम कैसे न्याय दे रहे हैं। एक तो रिट्रिब्यूशन की मदद से या रिट्रिब्यूशन का आधार बना के, सर, ठीक है। रिट्रिब्यूशन इसके लिए क्योंकि वो बदले की भावना से आता है, सर, ठीक है। और एक होता है रिफॉर्मेटिव, सर, है ना। इंडिया की आज की तारीख में जो जुडिशियल सिस्टम है वो करेक्टिव फॉर्म है, सर, ठीक। करेक्टिव फॉर्म समझ में आ रहा है, सर। इनफैक्ट आप देखिए कि जो जेल है ना, जेल, उसमें सामान्य पुलिस पहरा नहीं देती है। जेल के लिए अलग से रिक्रूटमेंट होती है, उनकी अलग से टेस्टिंग होती है, सर, ओके ना। उनकी अलग प्रकार की, मतलब आईपीएस ऊपर होता है, नो डाउट, जेल के ऊपर बड़ा जेल होगा तो आईपीएस अधिकारी होगा। बाकी जेल की रिक्रूटमेंट भी अलग है, उनकी ट्रेनिंग भी अलग है, उनकी सेंसिटाइजेशन भी अलग है, सर, ठीक है, समझे। क्योंकि जेल इटसेल्फ इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, सर, ओके, समझे। इट्स पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ओनली, बट विदिन द स्टेट लिस्ट द जेल इज डिफरेंट फ्रॉम द पुलिसिंग सब्जेक्ट। कि पुलिसिंग इज वेरी डिफरेंट, सर, है ना। पुलिसिंग इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, है ना। दो चीजें ना पुलिसिंग में, सर। एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट, क्राइम होने के बाद, और एक प्रिवेंशन, सर, है ना, कि क्राइम हो उसके पहले उसको पकड़ लिया जाए, सर, है ना, आपकी प्रेजेंस फील करके। जेल इज विद डिफरेंट अप्रोच, है ना, समझे। क्योंकि भाई एक व्यक्ति ने क्राइम कर दिया है, उसके बाद उसको कैसी सजा मिल रही है, सजा उसको कैसे काटनी है, उसके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक होता है बदले की भावना से, ओके। यहाँ जो थी वो बदले की भावना से, है ना, रिट्रिब्यूशन किया गलत, है ना, समझे। सेब खा के आया ये सोनम, और ये उसका जो बागान था उसके वहां से, सर, है ना, तो ये युवराज के ऊपर आरोप लगा, सोनम ने आरोप लगाया कि देखो मेरे बागान के ऊपर से ये सेब खा गया, सर, है ना, और केरी खा गया, सर, है ना, समझे। तो पत्थर के ऊपर तोला, अब सेब खाया था तो वजन तो ज्यादा ही था पत्थर से, सर, ठीक है। तो अब पत्थर का मतलब आप देखिए कि पराकाष्ठा है ना, एक प्रकार की ब्लाइंड फेथ की, सुपरस्टिशन की, सर, ओके। अब पत्थर का वेट किसको पता होगा, गेटिंग ओके, मतलब गया ना, सर, ना, तो और फिर आप, है ना, गर्म लोहे को चटवाते हो, सर, ओके, गांव में इकट्ठा होकर, सर, ओके। एक्चुअली आजकल ये इसमें करते हैं, कढ़ाई में करते हैं गांव वाले। बीच में कहीं पे केस हुआ था, न्यूज़ में आया था, पुलिस ने आके करेक्ट एक्शन लिया। तो कुछ लोगों के ऊपर गांव में कुछ गाय बकरियां भैंसे चोरने का आरोप लग गया था, बोले इन्होंने बकरियां चोरी कर दी, सर। तो वो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई अपनी, कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं, डीप फ्राई करते हैं ऑयल, वो गर्म तेल में हाथ डलवाया। अगर तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा तो तुम
ने चोरी नहीं की। अगर तुमने हाथ जल गया तो तुमने चोरी की है, मतलब यू हैव स्टोलन द बकरीज़, गाँव में किसी की बकरी चोरी हो गई थी। तो भाई साहब अलग ही कहानी थी। अब उसमें बड़े लोग सारे निकल गए ऐसा, ठीक है। इसमें फिर लोगों ने क्या किया कि पहले कुछ लोग ऐसे थे जो ठंडे पानी में पहले हाथ धोया और जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डाल के तुरंत गर्म पानी में डाला, तो टाइम ही एक लेयर बन जाता है, अगर आपको पता होगा। तो टेम्परेरी आप यूँ करके डालोगे ना, सटा करके निकाल दोगे तो उतनी हर्ट नहीं होगी सर, समझे? अब जिनको ये पता था उनको पता था, जिनको नहीं पता था उनकी हालत खराब हो गई सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो बेसिकली इनकी जुडिशियल सिस्टम की आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशियल सिस्टम थी। 3 अलग-अलग प्रकार की अदालतें भी थी सर, ठीक है ना? समझे? 3 कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स दैट वाज़ आल्सो एक्जिस्टिंग, बट द सोर्स ऑफ लॉ वाज़ क्वाइट धर्मशास्त्र एंड ऑर्डिनल्स, है ना? द गिल्टीनेस और द इनोसेंस ऑफ अ पर्सन वाज़ काइंड ऑफ वी कैन से बेस्ड ऑन अ वेरी डिफरेंट नोशन सर, है ना? समझे? मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपको मिल जाएगा सर। खैर, तो एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था सर, सेंट्रल के बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सर, समझे? तो वी विल सी कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री के साथ-साथ हमने देखा कि कैसे मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स की कहानी होगी। रेवेन्यू के ऊपर मैं आता हूँ अलग से सर, है ना? क्योंकि रेवेन्यू अलग से टॉपिक है, लोकल के साथ कोरिलेट भी होगा। आपको उसके साथ लिंकेजेस भी मिल जाएगी सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक्चुअली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड एज़ द इकोनॉमिक रेवेन्यू सोर्सेस रिलेटेड टू गुप्ता, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि गुप्ता के अंदर अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो रेवेन्यू ऑफिशियल ज़्यादा होंगे, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। अगर टैक्सेस कम होंगे तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स कम होंगे, है ना? एम्पायर बड़ा होगा तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स की संख्या ज़्यादा होगी सर, है ना? समझे? मैंने क्यों कहा कि द इलॉबरेटिव नेचर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, नो डाउट इट वाज़ बिग, बट व्हेन यू कंपेयर विद मौर्यस इट वाज़ क्वाइट स्मॉल, ओके। बिकॉज़ दे वर मोर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूडल्स, है ना? वो सामंतियों के ऊपर डिपेंडेंट वो अपना चला रहे थे सर, ओके। तो फ्यूडल्स का जब रोल बढ़ेगा तो वो अपनी सिस्टम चलाएंगे, तो राजा को अपना अधिकार भेजने की जरूरत नहीं होगी, है ना? जहाँ-जहाँ सामंत बैठा हुआ है, लैंड दी गई है, किसी को दिया गया है लैंड, तुम चलाओ सर, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स द स्टेट डज़ नॉट हैव एनी से ना, स्टेट का तो कोई का से नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेवेन्यू में ये चीज़ है ना। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा बहुत इसके ऊपर आते हैं, द यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज़ें चल रही थी सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ और उसकी क्या खासियत आपको यहाँ से मिलती है सर, ओके, समझे? सो व्हेन वी स्टडी द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस एंड द गुप्ता लिटरेचर, समझे? तो वी कम टू नो अबाउट द प्रोविंशियल यूनिट्स दैट वर बीइंग एक्जिस्टिंग, ओके। द एम्पायर इटसेल्फ वाज़ गिवन डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। एम्पायर के भी बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे सर, है ना? समझे? Getting on, okay. So based on the study of the empires, we will see the empire itself was given different name called as Rashtra. It was given a name of Rajya. It was called as Desh और मंडल, even पृथ्वी as well, सर, ठीक है, समझे? तो आप जिसे एम्पायर कहते हो ना सर, साम्राज्य जिसे कहते हैं, वही बेसिकली अगर आप देखोगे तो अलग-अलग नामों से पहचानते हैं। उसको राष्ट्र भी कहते थे, राष्ट्र इज अ वेरी ओल्ड नेम सर, है ना, समझे? हाँ, इसको ही वी विल सी कि देश के रूप में भी पहचानते थे, इसको मंडल के रूप में भी पहचानते थे सर, ठीक है, समझे? तो दैट वाज द बिगेस्ट यूनिट, ओके ना, समझे? तो होल एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, getting on, राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंडली विदिन द राष्ट्र सर, है ना, समझे? We will come to know कि the provinces were made, है ना, समझे कि नहीं समझे? So these provinces were given different different names. The provinces were also addressed with more than one terminology सर, है ना? More than one terminology was given to the provinces, okay. So this included a term called as भुक्ति, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सर, ठीक है। Along with भुक्ति, we also come to know about the provinces which had a different setup of name as well, सर, ठीक है, समझे? अब इसमें और कौन से नाम आपको इसके अंदर से मिलेंगे सर, ठीक है। तो भुक्ति के साथ-साथ हमारे पास एविडेंसेस है कि इन्होंने शब्द लिखा है प्रदेश, है ना, समझे कि नहीं समझे, ओके। प्रदेश इज आल्सो व्हिच इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोविंस, या देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज भोग, है ना, लिख लेते हैं हम सर, ठीक है। भुक्ति, प्रदेश एंड भोग एज़ वेल सर, ठीक है, समझे? सो दैट इज द सेकंड लेवल वेयर द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोविंसेस वर देयर इन द गुप्ता पीरियड, दैट इज स्टिल डिबेटेड, है ना। जैसे अशोक और मौर्य में भी हमको पता है कि 4 प्रोविंसेस नहीं थे, 4 से अधिक थे सर। याद है कि नहीं आपको सर, है ना, समझे? तो मैंने आपको बताया था कि इन द मौर्यन पीरियड द नंबर ऑफ प्रोविंसेस के ऊपर जो डिबेट चली थी और वहाँ से समझ में आया कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी सर, गेटिंग ओके। सो इवन विद एक ब्रेक ले लेते हैं सर। चलिए सर, है ना, छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं सर, ओके। खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। हाँ जी सर, ओके, ओके। आवाज़ आई अब? चलिए सर, ओके। तो व्हाट वी सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदिन द एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ओके ना, समझे? अब देखिए कि एक था भुक्ति, भुक्ति को प्रदेश और भोग के रूप में पहचानते थे। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो वी विल कम टू टर्म कॉल्ड एज वैश्य सर, है ना, समझे? वैश्य या विश्य अगर आपको पता होगा तो लेटर वैदिक पीरियड से ही निकल के आ चुका था, या वैदिक पीरियड के ट्रांजिशन से हमको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। एंड विश जो था वी विल सी दैट वाज मोर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट विदिन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर। एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके एक अधिकारी होते थे जिसे हम लोग कहते हैं विशपति के रूप में सर, ठीक है ना, समझे? सो इस तरह से बेस्ड ऑन द प्रोविंशियल डिवीजन और द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमको एक पूरी सिस्टम देखने को मिलती है और नीचे हमको हायरार्की में मिलेंगे द विलेजेस और द अर्बन एरियाज सर, है ना, समझे कि नहीं, ओके। तो वी विल सी कि दिस इंक्लूड्स द टाउन्स
और द सिटीज एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड द विलेजेस। ओके, समझे? विलेजेस का गवर्नेंस अलग तरह से होता था और जो टाउन्स थे उसकी गवर्नेंस आपको अलग तरह से देखने को मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाउन्स है ना व्हिच इंक्लूडेड द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज, सो दिस इंक्लूडेड द मर्चेंट्स, दिस इंक्लूडेड द आर्टिजन क्लास, दिस इंक्लूडेड द गिल्ड्स। ओके, दे आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, है ना? समझे? अब जैसे वी विल कम टू नो कि नॉर्मली जो प्रोविंसेस में भुक्ति के अंदर जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे एम्पायर के अंदर से, वो कुमार मध्यस्थ या आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया जाता था। और भुक्ति के अंदर से ही वी विल कम टू नो अबाउट द ऑफिशियल्स एज़ वेल। ऑफिशियल्स में उपरिका करके ऑफिशियल्स है सर, ठीक है ना? समझे? जिनकी खुद की एक इंपॉर्टेंस आपको रोल पे देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है? ओके, फिर विश के ऊपर विशपति मिलेंगे सर। ओके, तो वैसे ही आपके शहरों का जब निर्माण हुआ और बेसिकली जो शहरों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चला, तो सवाल ये आता था कि भई ये जो शहर थे ये कौन चलाते थे सर? ओके, तो शहरों में वी विल सी कि रोल प्ले आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लोकल पीपल एंड दिस इंक्लूडेड द गिल्ड्स, द मर्चेंट्स, द आर्टिजन, द स्क्राइब्स, दे वर आल्सो एडवाइजिंग द विश, है ना? वो विश को भी बेसिकली उस पीरियड में हेल्प करते थे। इवन सिटी का खुद के एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको एक लीडर देखने को मिलेगा जिसका नाम है नगर रक्षक, है ना? नगर रक्षक का मतलब ये है कि बेसिकली दे वर काइंड ऑफ पीपल जो शहरों का काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे सर, है ना? तो नाम ही नगर रक्षक है। नगर रक्षक का मतलब ये होता है कि भई ये वो लोग हैं बेसिकली जो शहरों के साथ आपको मिलेंगे। या आपको शहरों के अंदर एक और एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है पूरपाल सर, पूरपाल उपरिका सर, है ना? पूरपाल उपरिका का मतलब ये होता है पूर इज़ बेसिकली द टर्म व्हिच इज़ रिलेटेड टू द अर्बन एरिया, है ना? तो हम कहते हैं ना कि ये जगह का नाम है मुज़फ्फरपुर है या ये जगह का नाम है ना गोमतीपुर है या अहमदाबाद में एक एरिया है सर, ठीक है ना? समझे? तो वैसी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देयर वर वेरियस सिटीज व्हिच वर गिवन द टास्क एंड देयर वर डिफरेंट सेट ऑफ ऑफिशियल्स। The city was governed by a council. Council included the members of the guilds. The council also included the chief merchants. The council included the scribes, and the council also included the artisan class as well. In fact, the administration of the cities highlights the role of the urban classes and the merchant classes, which is a continuity of the सातवाहन administration. मैंने आपको शायद पढ़ाया था सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि जब हम लोग नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सातवाहन की पढ़े थे, उसमें हमने बहुत स्पेसिफिकली समझा था और कहा था कि इसमें व्यापारियों का रोल पे बहुत था सर, याद आया आपको सातवाहन पीरियड के अंदर से? So when we had discussed the सातवाहन period, we had actually specifically mentioned this point कि the city administration was mainly taken up by the सातवाहन सर, है ना? समझे? तो शहरों के अंदर आपको पूरपाल उपरिका नगर रक्षक की इंपॉर्टेंस आपको मिलती है एंड देयर इज एविडेंसेस ऑफ द गिल्ड्स एंड द मर्चेंट क्लासेस आल्सो टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द सिटी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? समझे कि समझे? अब सवाल ये आता है कि भाई शहरों में तो ऐसा था, गाँव में कौन चलाता था सर, है ना? और गाँव के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि शहरों में तो ठीक-ठाक ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे। जब हम लोग गाँव की बात करेंगे तो गाँव के अंदर भी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ हायरार्की आपको मिलती है जिनके थ्रू वी विल सी कि एडमिनिस्ट्रेशन चलता था सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब नॉर्मली गाँव को भी इन्होंने क्लब करके रखा था सर, है ना? समझे? सो देयर वर विथिन अ विश, जैसे एक विश है सर, ठीक है? विश इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट। ओके, सो विथिन अ विश देयर माइट बी टाउन्स, है ना? टाउन्स को बेसिकली पूर के रूप में कहा गया, इसके लिए ऑफिशियल भी पूरपाल है सर, है ना? पूरपाल उपरिका नगर रक्षक, है ना? समझे? और इसमें वी विल सी कि दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है, एक तो रॉयल ऑफिशियल्स की सर, है ना? समझे? और दूसरी मर्चेंट क्लासेस की सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इन दोनों को मिलके काउंसिल होती थी, ये काउंसिल बेसिकली शहर चलाती थी सर, है ना? समझे? तो आपको जो सवाल आपको आया था, ये सवाल क्या आया था सर, है ना? सवाल में आपको यही पूछा कि डिस्कस द प्रोविंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द ग्रुप एम्पायर विद डेजिग्नेशन एंड फंक्शन ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, द ओनली थिंग इज इट रिक्वायर फैक्ट्स। क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल है सर, बट देन भाई साहब फैक्ट चाहिए सर। अभी प्रोविंसेस में आया हो सर, है ना? अभी डिस्ट्रिक्ट में भी आया हो सर, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ वापस, बट एटलीस्ट आपको फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन-कौन लोग थे सर। बाकी फैक्ट ये देखो, हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं पूरे यूपीएससी में फैक्ट चाहिए ना, जो कहता है खाली एनालिसिस से हो जाता नहीं होता सर, मार्क्स नहीं मिलता। जीएस में भी आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना हो, कोई भी आंसर लिखना हो, यू नीड टू सब्सटेंशिएट ना सर। ओके, आपको पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्या है? अब यूएन की फैक्ट तो पता होनी चाहिए ना आपको, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है, पी5 का क्या रोल प्ले है सर, है ना? किस तरह से वीटो चल रहा है, उसका कोई आर्टिकल है, क्लॉज है, आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है? तो तब जाके आप रिफॉर्म्स को प्रपोज करोगे कि ये पॉइंट को चेंज करना है, ये क्लॉज को चेंज करना है, ये आर्टिकल को चेंज करना है। ऐसे ही आप लोग ये नहीं रिफॉर्म्स चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, अरे क्या रिफॉर्म चाहिए सर? ओके, बी स्पेसिफिक। ओके, द क्वेश्चन व्हिच इज बीन आस्क्ड, अरे आप में और कॉमन मैन में यही तो फर्क है ना सर। ओके, हवाबाजी नहीं करनी है हमें सर। ओके, हमें तो हम कह रहे हैं कि पॉवर्टी डाउन हुई है, कैसे डाउन हुई? तो आपको फिर नीति आयोग का कोई सर्वे या आपका कोई रिपोर्ट आया है, इंडेक्सिस आया है, उसको कोट करना पड़ता है सर, ठीक है? समझे? कि भाई पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉवर्टी के क्राइटेरिया क्या-क्या है, पॉवर्टी के डायमेंशंस कैसे नापे जाते हैं, तो फिर वो तेंदुलकर कमिटी और वो रंगराजन कमिटी के कोई रिपोर्ट आए होंगे, तो उनको आपको कोट करना पड़ेगा ना सर। ओके, तब जाके हम कहेंगे कि भाई ये इस तरह से पॉवर्टी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है या अलग-अलग प्रकार की कैलोरी बेस्ड इंडेक्स है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एक्सपेंसेस सेंट्रिक हम लोग बात करते हैं सर। खैर, तो ये सब चीजें हैं सर, दैट इज दिस इज व्हाट मेक्स योर आंसर डिफरेंस एंड दिस विल लाइक हेल्प यू स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। ओके, आप बेसिकली मतलब ऑप्शनल में तो छोड़ दीजिए, पर जीएस में तो मैं खास करके बोलूंगा कि यू क्रिएट अ डेटा ऑफ द योर यू क्रिएट अ फैक्ट बुक फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक। पॉवर्टी को लेके आपके 5-6 फैक्ट और रिपोर्ट और इंडेक्सेस आपको दिमाग में होने चाहिए, नोट्स में लिख लो। क्योंकि पॉवर्टी का जनरल डायमेंशन आपको पता है ना कि देयर इज रिलेटिव पॉवर्टी, देयर इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बट द मोमेंट इट कम्स एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कि पॉवर्टी को लेके क्या-क्या स्कीम्स आई, तो आपको 4-5 स्कीम्स पता होनी चाहिए, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट को लेके हम क्या कर रहे हैं सर। ओके, चैलेंजेस तो आपके दिमाग में होगी कि भाई पहुंच नहीं रहा है, टारगेटेड अप्रोच नहीं है, एजुकेशन का अभाव है, ये वो फला ढिमका सर, है ना? ओके, तो वो तो आपको दिमाग में है, बट देन उसके साथ कोरिलेट करने में बातें जो होगी ना, वो सब छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में या है ना बुलेट पॉइंट्स में 2-2 3-3 पेज की नोट्स बनाओ, वही चीज आपको हेल्प करेगी सर, ना समझे? इन द ओवरऑल वी विल सी दैट। हाँ, मुलायम सर आपको डेटा भी देते हैं सर, बट दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस एवरीथिंग सर। ओके, समझे? दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस एवरी सब्जेक्ट। ओके, मतलब दिस कैन बी एप्लीकेबल टू द गवर्नेंस एज़ वेल, है ना? आपको गवर्नेंस सेंटर का अब जैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो यू सी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस, है ना? व्हिच आर द सर्टेन आर्टिकल्स दैट नीड्स टू बी अमेंडेड, है ना? वन नेशन वन इलेक्शन कभी बाद में बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन मैंने कराया था 18-19 में। सफिन सफिन कौन सी बैच से था? 18-19 की बैच में थे ना सफिन? 19 बैच या 20 बैच थी? आई गेस 19 और 20 बैच में थी। 19 बैच थी। 17 बैच मतलब 18-19 में। हाँ, तो सफिन वाज़ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोग्राम एट दैट टाइम सर। मैं स्पीपा जाता था तब हमारे गवर्नमेंट गुजरात में सर। तो हाँ, बस उसी साल हमने वन नेशन उस टाइम पे पहली बार पूरी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन की 17-18 में। हाँ, मतलब 18 के मार्च अप्रैल के टाइम हुई और फिर उस टाइम पे हमने काफ़ी डिबेट्स डिस्कशन भी किया था वन नेशन वन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे लेट गो। तो वापस आते हैं अपन। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी लाइन विद रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल्स। ओके, देखो ये ऑफिशियल्स है। अब देखिए गाँव की कहानी क्या थी ना, शहरों के गाँव के अंदर क्या कहानी हुई। तो विद रिस्पेक्ट टू द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि वी विल कम टू देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं न कहीं जुड़े हुए होते हैं, है ना? सो आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सर, है ना? आई गिव ऑनररी सर्विसेज टू द स्टेट। यहाँ एक सरकारी योजना चलती है मतलब है ना, इंस्टीट्यूशन है स्पीपा, जहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल्स भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी आते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स एंड आईएएस, एंड वहाँ यूपीएससी के भी एस्पिरेंट्स होते हैं। तो एट दैट टाइम इंटरव्यू में बहुत सारे मतलब हर साल होते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए आता है, कुछ ना कुछ आता है सर। तो ही वाज़ अटेंडिंग द क्लासेस। मेरे को उतना याद है, ही वाज़ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस बैच एट दैट टाइम। खैर, तो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो हम लोग आपके स्टूडेंट यूट्यूब पे बोला है कि उन्होंने आफ्टर प्रीलिम्स ऑप्शनल शुरू किया था सर। हिस्ट्री ऑप्शन शुरू किया था सर। बिल्कुल ही पता। सिलेक्शन हो गया? ओके, वेरी गुड सर। ओके,
मेरे को भेजना लिंक, मैं भी देखता हूँ सर। देखो अभी कैसा हो गया पता है, मतलब पहले क्या बच्चों के साथ पर्सनल टच भी हो जाता था, बट देन नाउ द सिचुएशन इज सच दैट कि मेनी स्टूडेंट्स, मतलब कोई 2017 में 18 में पढ़ा हुआ है, वो सिलेक्शन हो गया, उनका बाद में होता है। एक्चुअली आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 3-4 साल पहले तैयारी करके गए होते हैं सर, या अभी 2019-20 में कर रहे होंगे सर। बट देन अब जाके सिलेक्शन, कुछ कॉन्टेक्ट में है, कुछ नहीं है, कोई याद कर देते, कोई नहीं करता सर, हम हमारा काम करते हैं, करते हुए आदि बनना है सबको। खैर चलिए जाते हैं। अब देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी कहती है, हाउ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क। ओके, सो दे वर हैविंग इंडिविजुअल विलेजेस, जिसे ग्राम कहते थे। दे आल्सो यूज्ड टू हैव कलेक्शन ऑफ विलेजेस, है ना, यूनियन ऑफ विलेजेस बनाते थे सर, है ना। यूनियन ऑफ विलेजेस का मतलब क्या है सर, ठीक है, टू हैव बेटर गवर्नमेंट, टू हैव बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सर, समझे। अच्छा हाँ, दुष्यंत, हाँ दुष्यंत तो आई नो हिम सर, मेरे को लगा कोई और है सर, ठीक है, दुष्यंत की बात कर रहे हो, ओके ओके। दुष्यंत तो आई नो, इनफैक्ट उनके ब्रदर भी आईपीएस है ना, वो भी हिस्ट्री के साथ ही सिलेक्टेड है सर। खैर, तो वी विल फाइंड दोनों गुजरात से सर, ओके, और दोनों मतलब उसमें दुष्यंत इज वेरी स्मार्ट सर, मतलब वो अलग ही लेवल के ऊपर तैयारी की थी उन्होंने सर। क्या तो वी विल सी कि जब हम लोग ग्राम की बात करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि यूनियन ऑफ विलेजेस की कहानी मिलेगी सर, तो ये जेन्युइन कैंडिडेट है सर। दुष्यंत की बात है ना, ये दुष्यंत के बारे में मैंने बताया भी था आपको सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर नहीं, प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं था, बट ही हैड अ वेरी गुड अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट, ओके, बिकॉज़ हिज ब्रदर आल्सो क्लियर्ड विद हिस्ट्री ऑप्शनल ओनली सर, ओके। विवेक विवेक भेड़ा करके आईपीएस है सर, गुजरात का इनको मिला है, मोस्ट ऑफ गुजरात का ही, हाँ। तो दैट इज द रीजन वी विल फाइंड कि ही गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट बेस है ना फ्रॉम द 2 साल पहले भाई आईपीएस बने थे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ गई थी, है ना, और फिर तैयारी में भी बहुत स्मार्ट है सर, ठीक है ना। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पहले से थोड़ी बहुत अप्रोच बैकग्राउंड था, तो हेल्प हो गया उससे। क्या अब देखिए यूनियन ऑफ विलेजेस की कहानी क्या है, यूनियन ऑफ विलेजेस के पॉइंट ऑफ से ये लोग एक से ज्यादा प्रकार के यूनियन बनाते थे सर, ठीक है। तो किसी किसी को पेठक के रूप में कहा गया है सर, ठीक है, किसी किसी को समतक के रूप में कहा गया है सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसके नीचे कभी-कभी स्मॉलर डिविजन्स भी होते थे। स्मॉलर डिविजन्स का मतलब ये है कि छोटे-छोटे गाँव के, जैसे एक 25 गाँव का आपने यूनियन बना दिया सर, ठीक है, गवर्नेंस के लिए ठीक रहेगा। या उसके नीचे आपने कोई ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया तो अग्रहार के रूप में सर, ठीक है ना, समझ गए, ओके। सो अग्रहार का इंपॉर्टेंस आपको बहुत देखने को मिलेगा सर, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि द विलेजेस वर डिवाइडेड, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर सर, है ना, समझे। और इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि दो प्रकार के लोग होंगे सर, ओके, ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक था यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिट ऑफ डिवीजन एंड द ऑफिशियल्स, ओके। अब जैसे टाउन में भी हमें देखने को मिलता है कि रॉयल ऑफिशियल्स थे और मर्चेंट क्लासेस थे, है ना, श्रेष्ठी थे, सार्थभा थे सर, है ना, प्रमुख कायस्थ हुआ करते थे। वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है सर, ओके। ऑफिशियल्स में वी विल सी कि तो ग्रामीकास देखने को मिलेंगे, ग्रामीकास वर द रॉयल ऑफिशियल्स जो राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे सर, ओके। अदर देन दिस वी विल आल्सो फाइंड द लोकल हेडमैन ऑफ द विलेजेस, ओके ना, या वी विल फाइंड द लोकल एल्डर्स ऑफ द विलेजेस, ओके। दे आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, समझे। तो हमको ये पता चल रहा है कि मेनी टाइम्स, ओके ना, समझे, गाँव के अंदर ये जो हेडमैन हुआ करते थे, ये हेडमैन की अपनी इंपॉर्टेंस थी, इनको महत्तरा के रूप में पहचानते थे। महत्तारास वर दोस काइंड ऑफ पीपल हु वर पार्ट ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सर, समझे। इनफैक्ट यूपीएससी हैड आस्क्ड द क्वेश्चन कि महत्तरा कौन थे, है ना, समझे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गाँव के अंदर बेसिकली जो चलाने वाले लोग थे, उनको बेसिकली महत्तारास के रूप में आपको मिलेंगे सर, है ना, ओके। तो बाकी शहरों के अंदर तो आपको ये मिल जाएंगे नगर अध्यक्ष के रूप में, या है ना, बेसिकली मैंने आपको पुरपाल या पुरपाल के रूप में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब कहानी आपको मिलेगी ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से कि कौन-कौन हुआ करता था, इनकी क्या-क्या रोल प्ले हुआ करती थी सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि गवर्नेंस सिस्टम कैसे चलती थी। अब देखिए कि ये तो पूरी हायरार्की मैंने बताई। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी वास्ट थी सर, ओके। इनफैक्ट इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो टर्मिनोलॉजी हमको मिल रही थी, तो मॉडल्स में भी नहीं मिली थी सर, समझे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको मिलती है कि जिला का जो प्रशासन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम लोग बात करेंगे सर, ओके, इसमें देयर इज गुड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर बीइंग एक्चुअली मेंशन्ड, ओके, समझे। एंड दिस इंक्लूडेड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सर, ओके। सो दिस इंक्लूडेड द महतरास वर द विलेज एल्डर्स, समझे, या ग्रामीकास या शौल्किका, गौल्मिका, अग्रहारिका वर द चार्ज ऑफ द अग्रहार, है ना, जो ब्राह्मणों को सेटलमेंट दिया गया था, उसके साथ आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। या आपको पुस्तपाल आपको देखने को मिलेंगे, पुस्तपाल आर दोस पीपल जो पुस्तक की रक्षा करते थे, रिकॉर्ड कीपर्स हुआ करते थे ना, किसको लैंड किसको दिया, किसको नहीं दिया सर, ओके। ये सब कहानी। सर्वाध्यक्ष है ना, महापुस्तकपालिका सर, है ना, समझे। सो ही वाज द डिस्ट्रिक्ट महापुस्तकपालिका का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट की रिकॉर्ड है, किसकी लैंड किसके नाम के ऊपर है, किसकी नहीं है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है सर, है ना। एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड सर, है ना, समझे। मतलब इसमें इनके पास बड़ा इलॉबरेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी विल सी कि ये इनके थ्रू सब चलाया करते थे सर, गेटिंग ओके। तो इसमें हमारे पास ट्रेजरर भी है, इसमें रेवेन्यू का अकाउंटेंट भी आपको देखने को मिलता है। आपको बेसिकली शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटीज कलेक्ट करने वाला ऑफिशियल भी आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है, समझे। एंड वी विल आल्सो फाइंड आउट द रोल प्ले ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हु आर एक्चुअली इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सर, गेटिंग ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि ये जो ऑफिशियल्स आते हैं ना सर, ओके, इसमें एक शब्द आपको बहुत देखने को मिलेगा जिसका नाम है अष्टकुल अधिकारी सर, है ना। अष्टकुल अधिकारी का मतलब क्या है, यहाँ शायद नहीं लिखा हुआ है सर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अष्टकुल अधिकारी सर, ठीक है। अष्टकुल अधिकारी आर दोस पीपल, ये कूल है सर, समझिंग, गेटिंग ओके। अष्टकुल अधिकारी आर दोस पीपल व्हिच वर एक्चुअली इन चार्ज ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दे बिलोंग टू ओनली 8 फैमिलीज, ओके। 8 फैमिलीज का मतलब क्या है सर, ठीक है, समझे। अष्टकुल, अष्ट का मतलब होता है 8 सर, ठीक है ना, कुल का मतलब होता है फैमिली सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि दिस वर दोस पीपल हु वर मेनली पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम and they belong to the 8 family, so they hold a very important role in the administration sir, है ना, समझे। So the district administration जिसका इंचार्ज तो विश्वपति हुआ करता था, और विश्वपति अकेला नहीं था, there was a hierarchy of officials used to help him in running the district administration सर, है ना, समझे। तो हमारे पास एविडेंसेस है कि भाई देखो अलग-अलग प्रकार के अधिकारी थे, अलग-अलग प्रकार के अध्यक्ष थे, जो अलग-अलग प्रकार का काम करते थे सर, ठीक है ना, समझे। जो करप्शन से लेके बाकी सारी वस्तुओं के सामने लड़ाई भी करते थे सर, समझे। तो एटलीस्ट यू नीड टू सी दिस पार्ट एज़ वेल कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट इलॉबरेटिव, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो इलॉबरेटिव। मैंने आपको बताया कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका आप देखोगे तो बड़ा इलॉबरेटिव था सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि ये विश को या राजा को या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको चलाने में भी हेल्प करेंगे सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट इन सब के अंदर वी विल सी कि लोकल एलिमेंट्स का बड़ा रोल प्ले है। अब देखिए गांव में ग्रामत्ता या महत्तर हुआ करते थे, शहरों के अंदर ये प्रमुख श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का प्रमुख मतलब है गिल्ड का प्रमुख सर, है ना, समझे। या नगर अध्यक्ष के साथ जुड़े हुए आपके सार्थभा, सार्थभा समझ में आ रहा है, सार्थभा वर दोस पीपल हु वर मोबाइल मर्चेंट्स, है ना, मोबाइल गिल्ड्स के अध्यक्ष हुआ करते थे, यहाँ लिखा हुआ है शायद सर, है ना, चीफ मर्चेंट्स इन द मोबिलिटी, जो एक जगह से दूसरी जगह सारथी के रूप में चला करते थे सर, ओके। आपको प्रमुख कायस्थ देखने को मिलेंगे सर, है ना, जो लिखने का काम करते थे शहरों के अंदर सर, ओके। तो यहाँ से कायस्थ समुदाय का उदय हुआ। एक्चुअली दिस ऑक्यूपेशंस और दिस पोजीशंस आल्सो शो सम काइंड ऑफ हेरिडिटरी सोशल डेवलपमेंट। अभी आगे डिस्कस करेंगे कायस्थों का इंपॉर्टेंस अभी और बढ़ेगा, और कायस्थ समुदाय पोस्ट गुप्ता पीरियड में बहुत बहुत ही उभर के आया सर। क्यों? क्योंकि जितनी लैंड ग्रांट्स मिलती थी सबका रिकॉर्ड लिखने की शुरू। पुस्तपाल का काम ये था कि रिकॉर्ड लिखो, रिकॉर्ड लिखो, रिकॉर्ड लिखो, रिकॉर्ड लिखो, ठीक है। सो ऑल द पुस्तपाल्स, ओके ना, दे वर एक्चुअली यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड। नाम ये पुस्तक का रक्षा करना, प्रोटेक्टर ऑफ द बुक, ओके, समझे। पुस्तक समझ में आता है ना आपको सर, ओके। तो किताब को, पुस्तक को बेसिकली रिकॉर्ड के रूप में प्रोटेक्शन करते थे, उसको लिखने का काम करते थे, उसके होल्डर थे सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि गुप्ता पीरियड के अंदर हमें कायस्थ और उसकी इंपॉर्टेंस मिलेगी। इनफैक्ट इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत था सर। टॉप डाउन का मतलब है कि ऊपर से राजा बेसिकली चीजें चलाता था और ऑफिशियल्स के अपॉइंट करता था। जब हम लोग गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो हमें बॉटम टॉप मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग ओके। सो इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सीन वेरी टॉप डाउन, बट इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्सल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी सीन इवन विद रिस्पेक्ट टू सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल सर, गेटिंग ओके। नॉर्मली विलेजेस एंड द टाउन्स इन द मौर्यन पीरियड वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। मैंने आपको बताया कमिटी हुआ करती थी, कमिटी में
है ना, 5 अलग-अलग कमिटी, इसमें 6 अलग-अलग कमिटी, एक में 5 मेंबर, है ना, वो मेगा ने लिखा था सर, याद है कि नहीं आपको सर? ठीक है। अब उसके कंपेयर में आप समझने की कोशिश करें कि इसमें लोकल एलिमेंट्स का ज़्यादा प्रभाव था, है ना? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल एलिमेंट्स शहरों के अंदर या गाँव के अंदर दोनों जगह के ऊपर आपको मिलेंगे सर, ठीक है। एंड इट इज़ अ ट्रेसेस ऑफ द पोस्टमॉडर्न पीरियड सर। सो दिस इमर्ज इन द पोस्टमॉडर्न पीरियड इटसेल्फ ओनली, है ना, ये चलता-चलता पोस्ट, क्योंकि हमने देखा सातवाहनों के अंदर ये शुरू हो गया था। सातवाहनों में व्यापारियों का रोल था कि नहीं था सर, है ना? वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी सर, ओके। तो इन दिस कंडीशंस वी विल कम टू नो कि अब ऐसे यूनिट्स का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, जो बेसिकली लोकल सिस्टम के साथ बहुत चलेंगे सर, समझे गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ये शहरों के अंदर फिर गिल्ड्स बड़े एक्टिव होंगे सर, ओके, क्योंकि होता क्या था कि शहरों में जैसे प्रमुख हो गया है या सारथी या सार सभा हो गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो इन सब के अंदर हमें एक चीज बड़ी देखने को मिलेगी कि अब ये लोग शहरों का निर्माण भी करेंगे, ये शहरों के एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे और ये अपने ही हिसाब से बेसिकली कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी चलाएंगे सर, समझे गेटिंग पॉइंट, ओके। सो बिकॉज़ द गिल्ड्स वर रनिंग द टाउन्स एंड द विलेजेस वर रन बाय द एल्डर्स, ओके, समझे। द स्टेट वाज रिलीव्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके। स्टेट के लिए फायदा ये रहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से थोड़ा मतलब है ना दुखी नहीं होता था, उसको डेली दौड़ा-दौड़ी नहीं करनी पड़ती थी कि यार प्रशासन में ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया सर, समझे गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस इज हाउ द गिल्ड्स प्लेड अ रोल इन द अर्बनाइजेशन सर, ओके। तो गुप्ता पीरियड में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि अर्बन डीके तो उसके बाद होता है सर, ठीक है, समझे। तो बहुत सारी आपके पास एविडेंसेस है कि गिल्ड मेंबर्स अलग-अलग रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सील्स मिले हैं। आपको मैंने पिछले क्लास के अंदर वैशाली सील्स के बारे में बताया था सर, वैशाली बिहार में वैशाली का कैपिटल था, वहाँ से सील्स मिले हैं। वैशाली सील्स में ही ऑफिशियल्स का नाम आपको मिलता है, मतलब आप बुक में देखोगे तो गुड नंबर ऑफ बुक में क्या है कि आप देखिए ना तो उसमें एग्जांपल्स बहुत कोट किए हैं सर, समझे गेटिंग पॉइंट, ओके। कैन यू ब्रीफ गिल्ड, मैं गिल्ड के ऊपर आता हूँ, कल डिस्कस करूंगा गिल्ड्स के ऊपर सर, ओके। इकोनॉमी के ऊपर तो आने दो अभी सर, गिल्ड बाकी है सर, ओके, कि हाउ द गिल्ड्स यूज्ड टू वर्क, है ना, जैसे इंदौर में गिल्ड के एविडेंसेस है, मंदसौर के गिल्ड के एविडेंसेस है, वैशाली के गिल्ड के एविडेंसेस है सर, ठीक है। देयर इज एविडेंसेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द टाउन, है ना, आई गेस दामोदर के अंदर आपके पास है, बंगाल में पहाड़पुर के अंदर हमारे पास एविडेंसेस है गुप्ता पीरियड के गिल्ड्स के, तो जो एग्जिस्ट कर रहे थे, दे हैड अ से इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल सर, क्योंकि गिल्ड्स के पास अपनी ऑटोनॉमी थी, आपको भी पता है। तो आई विल कम बैक टू गिल्ड टुमारो, जब हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर और चर्चा करेंगे सर, खैर। तो हुआ क्या कि ओवरऑल सिचुएशन ऐसी रही कि इन द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सर, ओके, वी विल कम टू नो कि द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो देयर, द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट देयर, है ना, वी विल आल्सो फाइंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो देयर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसके सिवा आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, समझे, क्योंकि हम तो ऊपर से नीचे चले गए थे पहले। हमने क्या किया कि हम ऊपर से पहले नीचे आ गए और नीचे से अभी ऊपर जा रहे हैं, है ना। पहले हमने हायरार्की देखी, है ना, अलग-अलग नाम देखे, फिर हम यहाँ से फिर अब ऊपर जा रहे हैं सर, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पहुंचे थे। अब इसके ऊपर देखते हैं कि इसको कौन चलाता था ना, भुक्ति को कौन चलाता था, भुक्ति या भोग या प्रदेश सर, ठीक है ना। इट इज गिवन विद डिफरेंट नेम्स, ओके। अब देखिए कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो भुक्ति का जो चीफ था उसको ऊपरी का कहते थे। कभी-कभी उसको भोग भी कहते हैं या भोगपति भी कहते थे, क्योंकि द टर्म भुक्ति इज आल्सो रिलेटेड टू भोग, है ना, समझे कि नहीं समझे। जो आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है सर, आपको देखिए 2 प्रकार के सवाल आपको आएंगे। एक तो एम्पायर, एम्पायर को राज्य, राष्ट्र, देश, है ना। उसके बाद आपको भुक्ति, है ना, बेसिकली जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है सर, समझे कि नहीं समझे। और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग इसको भुक्ति के रूप में पहचानते हैं सर। भुक्ति को डिवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से दी विषय सर, ये विषपति या विषय बेसिकली, उसके नीचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है और लोकल में आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, एक विलेजेस और वी विल सी की टाउन्स, ओके। हमें बेसिकली ये देखना है कि इनकी एक तो हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और इसमें सेट ऑफ ऑफिशियल्स और इनका जो फंक्शंस था वो, और चौथा नेचर। नेचर मैंने आपको बताया कि टॉप डाउन नहीं है, बॉटम टॉप रहा है सर, है ना? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा है? बॉटम टॉप रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बॉटम टॉप रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रिविलेज सिस्टम आपको मिलेगी। नेचर के अंदर आपको लिखना है तो क्या-क्या चीजें लिखेंगे सर, ओके? क्योंकि जब एनालिसिस देखो आपको जब डिस्कस आता है तो कितना नाम याद रखोगे? चलो मेरे को बताओ। हाउ मेनी नेम्स यू विल बी एबल टू रिकॉल आउट ऑफ दिस? सो मेनी टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैड। एक-एक, दो-दो नाम से कोई याद नहीं रहेगा। ज्यादा याद नहीं रख पाओगे सर। फिर आपकी देखो इसके लिए तो पूछा डिस्कस करो, है ना? डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स, ओके ना? तो आप बेसिकली नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि वो पूछा नहीं है पर इम्प्लिसिट है। बाकी तो खाली फैक्ट लिख के आओगे, इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, ये ऑफिशियल था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये रेवेन्यू का काम कर, नहीं, ये स्टेट के द्वारा अपॉइंटेड था और रेवेन्यू का काम कर रहा था, और ये शहर के अंदर ही रहने वाला व्यापारी था और ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा था, और इसके लिए इनके फंक्शंस के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे और इनके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस अलग-अलग थे। समझ लीजिए। तो नेचर में आपको फिर लिखना पड़ेगा कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द स्टेट एलिमेंट टू रन द फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया कि नहीं आपको? तो जब तक ये नहीं निकल के आएगा तो मजा नहीं आएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया अष्टकुल अधिकारी, अष्टकुल अधिकारी 8 कुल के अधिकारी, 8 स्पेसिफिक फैमिली है जिनको स्पेसिफिक काम दिया जाता था। हू आर दिस पीपल? दे वर फ्यूडल लॉर्ड्स। अष्टकुल अधिकारी कौन होगा? समझे? आइदर दे आर फ्यूडल लॉर्ड्स और दे आर कनेक्टेड टू द रॉयल पावर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस अष्टकुल अधिकारी, दिस 8 डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ फैमिलीज जो हेरिडेटरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी हुई है। समझे? तो उनका से कितना पावरफुल होगा? गेटिंग ओवर। व्हाट विल बी द से? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ द पुस्तपाल। पुस्तपाल इज द रिकॉर्ड कीपर्स, है ना? रिकॉर्ड कीपर्स ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड कीपर ऑफ ऑल द लैंड एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्टेड ऑफ शॉलकीका। शॉलकीका क्यों? कि शुल्क कलेक्ट कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट में जो भी व्यापार हो रहा था उसका वी विल सी की ट्रेडिंग जो भी हो रहा है उसमें कस्टम ड्यूटीज लागू कर रहा था, शुल्क, है ना? सीमा शुल्क। एयरपोर्ट पे उतरोगे, पोर्ट पे उतरोगे, सबसे पहले कस्टम ऑफिसर कहा लेके आए भाई। बोले सर ये मग है। बोले तो बहुत हाई फाई लग रहा है, इसको ड्यूटी भरना पड़ेगा आपको, समझे? गेटिंग ओवर। सर ये गिफ्ट आया था। नहीं, नहीं चलेगा ना सर, ओके। गवर्नमेंट ये कस्टम, ये आपको पता होगा ये वर्ल्ड कप जीत के आई इंडिया, देयर वाज दिस कस्टम ऑफिशियल आईआरएस, उन्होंने वर्ल्ड कप के ऊपर भी ड्यूटी भरवाई। बोले ये कहाँ छोड़ेंगे ऐसे सर, सरकारी तिजोरी में पैसा जमा करो पहले सर। तो मतलब और लीगल है सर, ऐसा भी नहीं इलीगली में पैसा खजाने में गया है सर, ठीक है ना। हाँ ये मतलब ठीक है यार, सरकार मतलब सरकार को नुकसान तो करने वाले को सब कहीं से भी निकाल दे सर, वही होना चाहिए सर, ऑफिसर लाइक एटीट्यूड और ऑफिसर लाइक क्वालिटी की खासियत ही होती है सर, समझिए। खैर अब देखिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी विल सी कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविंसेस एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिस गुप्ता पीरियड सर, ओके। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन
कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ फंक्शनरीज एंड ऑफिशियल्स इंक्लूडेड। और उसमें आपको एक तो उपरी का देखने को मिलेंगे। उपरी का क्यों? क्योंकि वो प्रोविंसेस के चीफ थे सर, समझे? ओके। सो द उपरीकास वर एक्चुअली द मेन चीफ ऑफिशियल्स इन दी वी कैन से द भुक्ति वर आल्सो कॉल्ड एज प्रोविंसेस। बट अदर देन उपरी का देयर वर अदर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एज़ वेल सर। हमारे पास और भी ऑफिशियल्स हैं जिनका कहीं न कहीं रोल प्ले आपको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। तो इनके अंदर से अगर आपको जो सवाल आएगा, आपको मेंशन करना होगा, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको कंपेयर करना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए प्रोविंस है तो सेंटर के जैसा ही होगा। इट विल बी मोर ऑफ अ रेप्लिका ऑफ सेंटर। क्योंकि जैसे आप समझने की कोशिश करिए, इंडिया 2011 के बाद वर्ल्ड कप क्यों नहीं लाया सर? कल का मैच धो दिया हमने सर, कल तो बारिश आ गया ना सर, ओके। लेट्स सी। पर अच्छा हुआ बारिश आ गया, वरना हार जाते सर, समझे? और कल की स्थिति तो हम ऑल आउट हो गए थे, डबला डबल हो गया था 48 ओवर में सर। तो देखो सर, अगर खेला होता तो हारते सर, ओके। अच्छा हुआ, ठीक है ना, चलता रहा। अभी तो एशिया कप चल रहा है ना सर, आगे तो देखिए क्या होता है सर। खैर चलिए, लेट्स गो। तो पाकिस्तान हार जाता, लेट्स सी सर, मतलब स्थिति तो ऐसी लग रही थी कि ना, हालत हमारी टाइट थी। गेम है, चलता रहता है सर, चलता हूँ, चलो सर, ओके। अब देखिए कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलवेज टू बी कंपेयर्ड टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सर। आप कोई भी व्यवस्था को वी विल सी कि देखेंगे, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको लिंक अप करके जाना है सर, गेटिंग ओके। और प्रोविंशियल यूनिट को क्या कहते थे? यूनिट को मैंने आपको बताया भुक्ति के रूप में पहचानते थे, या वी विल सी कि इनको देखते थे प्रदेश के रूप में सर, है ना, समझे? और इनको बेसिकली देखा जाता था भूख के रूप में, अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ विद गिवन सर, ओके, समझे? और इसके भी ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे सर, है ना? इस ऑफिशियल्स वर गिवन विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, जैसे उपरी का करके ऑफिशियल देखने को मिलता था, आपको भोगपति करके ऑफिशियल देखने को मिलता था सर, ठीक है, समझे? आपको भोगी का करके ऑफिशियल देखने को मिलता है सर, ठीक है, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको राजस्थानिया करके, है ना, राजस्थानी मतलब स्थानीय राजा सर, है ना? ऐसे ऑफिशियल्स मिलते थे जो प्रोविंसेस को चलाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि इसके अंदर ही हम लोग को कुमार मध्यस्थ की भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी सर, है ना? कुमार की या युवराज की अपॉइंटमेंट भी मिलेगी एज़ द गवर्नर सर, है ना, समझे? ये दर्शाता है कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा बहुत था सर, ठीक है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये रॉयल इन्फ्लुएंस हम लोग इसके अंदर से लिख सकते हैं। सो व्हेन द कुमार्स वर अपॉइंटेड और द युवराज वर अपॉइंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, दिस शोस कि दे वर दिस पीपल where the king tried to portray his influence and manage the provinces according to his own whims and fancies, okay, अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, getting about, okay. In fact, the provinces were also having a council sir, है ना, and this council was helping the provincial governor to run the administration sir, है ना। तो हमारे पास ये भी एविडेंसेस है कि जो भी प्रोविंसेस थे, ये प्रोविंसेस को चलाने के लिए भी वी विल फाइंड कि ये काउंसिल हुआ करती थी और काउंसिल के थ्रू बेसिकली सिस्टम चलती थी सर, getting about, okay। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग इसके अंदर से लिख सकते हैं कि भाई देखो अलग-अलग प्रकार की बैकग्राउंड है जिसके थ्रू यहाँ पे मिलेगी। अब इसमें और भी ऑफिशियल्स थे जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बैठे थे सर, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, है ना, अधिकारी और उनके क्या-क्या कार्य रहे हैं सर, ठीक है, getting about, okay। सो बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्शंस, मेनली द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस एंड सम काइंड ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस, ओके, समझे? अब आपको 3-4 कॉपर प्लेट लिखती रहनी है इसमें सर, है ना, समझे? आपको इंदौर कॉपर प्लेट है, या आपको दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, पहाड़पुर के अंदर वैशाली सील्स है सर, है ना? 4-5 का नाम लिख देना सर, एग्जामिनर देखेगा नहीं कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन में कौन से इंस्क्रिप्शन में से क्या अधिकारी का मेंशन किया गया है सर, समझ गए कि नहीं समझे? देखो दैट इज समथिंग कॉल्ड स्मार्टनेस, ओके, समझे? एग्जामिनर एग्जैक्टली आपको लग रहा है वो देखेगा, आपको लग रहा है कि भाई वो एग्जैक्टली कि ये इसी में इसी के साथ था, नहीं सर। देख लिया तो भी वो उतना मतलब नाराज नहीं होगा क्योंकि आपने प्रयत्न तो किया। सेकंडली आप उन्हीं को ही कोट करो, आप ये नहीं लिख रहे हो कि मैं तो महास्थान इंस्क्रिप्शन से ऑफिशियल्स का नाम लिख रहा हूँ, यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। आपने महास्थान इंस्क्रिप्शन का नाम लिख के अधिकारी को मेंशन किया तो पकड़े जाओगे। यू आर गिविंग रेलेवेंट ऑफिशियल्स, यू आर गिविंग द रेलेवेंट इंस्क्रिप्शन नेम्स एज़ वेल। आपने ऐसा भी नहीं लिखा है ना समझो कि आप महास्थान इंस्क्रिप्शन लिखोगे तो पकड़े जाओगे। बोले महास्थान पे मौर्यन का इंस्क्रिप्शन है, बोले गुप्ता की जगह मौर्यन इंस्क्रिप्शन डाल के गुप्ता अधिकारी को एक्सप्लेन करना है सर। तो एग्जामिनर बोलेगा कि इधर कुछ लिखा हुआ है क्या मेरे सर के ऊपर? फिर मार्क काट देगा आपका और नाराज होकर काटेगा सर। अगले क्वेश्चन में और मार्क काटेंगे आपका। बट इफ यू आर मेंशनिंग द सेम इंस्क्रिप्शंस जिसके थ्रू हमको पता है कि गुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी कैसे, तो एटलीस्ट हमको ये पिक्चर तो समझ में आया ना कि क्या-क्या चीजें हैं सर, समझे? सो वी विल सी कि द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय द सेट ऑफ ऑफिशियल्स। दिस ऑफिशियल्स द हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल वाज कॉल्ड भूपिका, भोगपति, भोगी का राजस्थानीय, भोगी का एज़ वेल सर, है ना, समझे? He used to have a council. The officials who was appointed in the form of governors, that was, we will see, very differently identified. In many instances, the Yuvraj, or in many instances, the royal control was seen where the king used to appoint the nobility. इसमें मेरिट का इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं सर, समझिए, गेटिंग पॉइंट, ओके। मेरिट का इंपॉर्टेंस क्यों था? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि मेरिटोरियस लोगों को अपॉइंट करने की बात की गई है सर, समझिए, है ना? तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेकंडली, देयर इज अदर सेट ऑफ ऑफिशियल्स। ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास अदर सेट ऑफ ऑफिशियल्स भी है सर, ओके। इसके अंदर से हमें ये पता चल रहा है कि इन्होंने दूसरे अधिकारियों को मेंशन किया है सर, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स द मिलिट्री हेड। मिलिट्री के हेड को क्या कहते हैं? बल अधिकारी। तो बल अधिकारी सेंटर पे होगा तो प्रोविंसेस में होगा कि नहीं होगा? आर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको सर, ठीक है, समझिए, ओके। तो ऑब्वियस है कि दिस मिलिट्री हेड वाज कॉल्ड एज बल अधिकारी, इनकी अपॉइंटमेंट होती थी, समझिए। या अगर आप देखोगे तो मिलिट्री या जुडिशियल लेवल के ऊपर गाँव के अंदर या मतलब प्रोविंसेस के अंदर क्या जुडिशरी की व्यवस्था होगी? हाँ, होगी। तो उसके लिए एक दंड अधिकारी होगा, दंड नायक सर, है ना, समझे? ऑब्वियस है कि उसकी इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी सर, समझिए, ओके। इसी तौर के ऊपर हमको ये पता चल रहा है कि ऐसे भी ऑफिशियल्स होंगे जो रेवेन्यू का काम कर रहे हैं, है ना? ऐसे भी ऑफिशियल्स होंगे जो करेंसी का काम कर रहे होंगे, ऐसे भी ऑफिशियल्स होंगे जो वी विल सी कि पुलिसिंग का काम कर रहे होंगे सर, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इवन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? व्हेन वी स्टडी द इंस्क्रिप्शंस, ओके ना, समझे? वी डू गेट द डिफरेंट सेट ऑफ ऑफिशियल्स वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, जुडिशियल, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इवन इन इकोनॉमिक स्फीयर एज़ वेल, ओके। Interesting part is that ki the provinces were also given some kind of autonomy by the state, and this autonomy can be seen with respect to the Uprika, who were given to work according to the local conditions, and that is one of the reasons when we see the case of Junagadh inscription, there was this official called as Pandadatta. Pandadatta was given the orders by the king to work according to the condition, and hence he repaired the Sudarshan Lake, समझे? तो आपको सुदर्शन लेक की कहानी याद होगी, तो सुदर्शन लेक पांडव ने खुद रिपेयर करवाया था सर, ओके। और ये सब चीजें दर्शा रही है कि बेसिकली जो ऑटोनॉमी है, ये ऑटोनॉमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूप में आपको मिल जाएगी सर, ओके। तो पांडदत्ता और उसका छोकरा भी हुआ करता था, आपको इसके अंदर से एविडेंसेस आपको यहाँ से मिलते हैं सर, समझे? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, समझे? तो जहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिस्टम थी, ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फिर ऑफिशियल्स में फिर आपको ये दंड नायक और खाद्य पिताक और ये सब बेसिकली बल अधिकारी या महाबल अधिकारी या महाप्रतिहार जो ऊपर से वही नीचे थे, आयुक्त ऊपर पे थे, वो नीचे भी थे सर, अध्यक्ष ऊपर भी थे, अध्यक्ष नीचे भी होंगे सर। क्यों नहीं होंगे सर? आप समझिए कि लोकल लेवल पे आपको ब्यूरोक्रेट्स तो आईएएस ऊपर भी चाहिए, आईएएस तो नीचे भी चाहिए सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो क्या आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से 5, 10, 15 नाम याद रखने की आवश्यकता होगी? देखो टर्मिनोलॉजी विल रिमेन द सेम, द नेचर ऑफ द फंक्शन विल आल्सो रिमेन द सेम। जहाँ एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना है सर। अब नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने थे उसको लेके एक अलग से डिबेट है सर, क्योंकि वी आर नॉट श्योर, क्योंकि द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैन आल्सो बी एट्रिब्यूटेड टू द फ्यूडल लॉर्ड्स। सो इन मेनी ऑफ द स्टेट्स द फ्यूडल लॉर्ड्स वर रनिंग देयर ओन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सो दे वर नॉट डायरेक्टली अंडर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग। समझ में आया कि नहीं? अगर वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में राजा के अंडर में नहीं है उसका मतलब क्या हुआ सर, ठीक है? वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उनके अंदर की कहानी क्या हमको नहीं पता।
उनके अंदर की कहानी, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, फ्यूडल एक सामंती विस्तार के अंदर, तो कैसे पता चलेगा हमको? तो इस तरह से हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करेंगे सर, ओके। तो आपको सवाल जो आया था ना सर, ओके, स्ट्रक्चर विल बी वेरी मच सिमिलर, है ना, समझे कि नहीं समझे? अब जैसे एक लोकल टैक्स हुआ करता था उद्रंग, उद्रंग यादरंग कहते थे, यहाँ आपको कल पढ़ाऊँगा सर, ओके। क्योंकि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में यही सबसे आपको ये मिलेंगे सर, उद्रंग, उद्रंग, उडियंग या उद्रंग है ना सर, ओके। तो उसके लिए बेसिकली वी विल सी कि ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ऊपरी कर, है ना, ये कर लेने वाला व्यक्ति सर, है ना, ये सब लोकल लेवल ऑफिशियल्स थे, करेंगे अपन, ओके। क्योंकि लोकल में हमें जो यूनिट पता है, हमें ये पता है कि भाई देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें मिलिट्री डिपार्टमेंट होगा, हाँ, इसका एक महादंड नायक या महाबल अधिकारी, बल अधिकारी, दंड इज द जुडिशरी, ठीक है ना, समझे? अगर आपको कीवर्ड याद रखना है ना, तो दंड आएगा ना, डंडा, डंडा इज पनिशमेंट जुडिशरी के साथ। जब भी नॉर्मली आपको ऐसा भी कोई शब्द देखने को मिले ना, डंडा या धर्म, महाधर्म अधिकारी या महादंड अधिकारी। धर्म बेसिकली ऑर्डर को मेंटेन करने वाला व्यक्ति, वो भी एक ऐसा अधिकारी होगा जो जुडिशियल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा सर, ठीक है। मिलिट्री में बल यूज किया जाएगा, बल सेना सर, ठीक है, समझ गए? ओके, महाबल अधिकारी, बल अधिकारी सर, है ना। फिर इसमें फिर बहुत सारे अधिकारी अधिकारी आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। ये सब आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें आपको रेवेन्यू ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्टर्स के रूप में। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात है, सामर्थ्य नहीं मिलता है आपको। ये किसी ने सवाल पूछा था कि सर सामर्थ्य की कहानी क्या है सर, ओके। समर्था या सामर्थ्य इज नॉट एक्सप्लिसिटली सीन बट दे माइट बी एक्जिस्टिंग। ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूप से गायब हो गई होगी, बट इनका इंपॉर्टेंस पर उतनी आपको नहीं मिलेगी। अब लोकल लेवल के ऑफिशियल्स के ऊपर और कौन होगा? आपको ट्रेजरी ऑफिशियल्स मिलेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टैक्स कलेक्शन जो हो रहा है, वो ट्रेजरी के रूप में पैसा भी सेव करना है आपको सर, ठीक है ना, समझे? तो भंडार ग्रही का, भंडार ग्रही का मतलब क्या होता है? जो भंडार का बेसिकली ग्रहण करता है, उसकी रक्षा करता है सर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको नाम याद रखेगा। अग्रहारी का, अग्रहारी का मतलब क्या है? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में या एक अग्रहारी का इज अ काइंड ऑफ ऑफिशियल जो पूरे यूनिट में देखता था कि कितने अग्रहार हैं। अगर 100 गाँव है जो अग्रहार के रूप में ब्राह्मणों को दिए है, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हमें ये भी देखना चाहिए सर, करेंगे हम, ओके। तो इस प्रकार की कहानी आपको देखने को मिलेगी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हाँ होगा। पुलिस का चीफ भी था सर, है ना, समझे? अब पुलिस के चीफ, आर्मी के चीफ के साथ आप रिलेट कर दिए थे, वो सेपरेट नेम, ओके, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट इवन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर सर, ओके। तो हमें ये पता चल रहा है कि भई there are different sets of hierarchy, there are different set of officials as well who are working in the provincial administration along with the युवराज। कहने की बात ये है कि बेसिकली युवराज के साथ काम करते थे, समझ गए नहीं, ओके। और इन सब ने मिलकर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उतना इलॉबरेटिव नहीं था, इट वाज नॉट दैट मच इलॉबरेटिव व्हेन कंपेयर्ड टू द मॉरियस। द रीजन इज दैट कि मॉरियस में स्टेट कंट्रोल ज्यादा था, और स्टेट सीधा सीधा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा सर। कंपैरेटिव टू दिस वी विल सी कि आपको गुप्ताज में थोड़ा कम मिलेगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, करेंगे, ओके। तो ये किसकी कहानी है, उसके साथ देखेंगे। इसमें एक्सेप्शन याद रखने को क्या क्या चीजें याद रख सकते हो? तो आप देखिए इतने सारे हमने टर्मिनोलॉजी देखी, इसमें सेनापति शब्द बहुत कम आता है ना, समझे नहीं समझे? सेनापति इज मिलिट्री में फिर और भी हायरार्की, हाथी का अध्यक्ष अलग होगा, घोड़े का अध्यक्ष अलग होगा, नाव का अध्यक्ष अलग होगा, हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास के अंदर सर, ओके, मॉरियस में। तो वही कहानी आपको यहाँ रिपीट रिपीट होगी सर, करेंगे। देखिए आप कभी भी, मतलब मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि डू नॉट ट्राई टू मग अप द फैक्ट्स। आप कीवर्ड्स को पढ़िए, हिस्ट्री के अंदर कीवर्ड्स ही आपको याद कराएंगे सर। संधि शब्द आता है, संधि का मतलब है किसी के साथ ट्रीटी करना सर, है ना, समझे? जोड़ना वस्तु को सर, है ना। फॉरेन मिनिस्ट्री का काम करेगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको? फॉरेन मिनिस्ट्री, डिप्लोमेटिक काम, है ना, समझे? इस प्रकार के काम आपको मिल जाएंगे सर। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अलग था और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बोरो किया था विद सर्टेन वी कैन से लोकल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंजेस डाले गए थे, है ना, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब इसमें कौन ऑफिशियल हेरिडिटरी था और कौन नहीं था, वो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि एविडेंसेस नहीं है सर, ओके। व्हिच ऑफिशियल्स वर हेरिडिटरी एंड व्हिच वर नॉट सर, ओके ना, दैट इज स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक, है ना, उसके ऊपर अलग से डिबेट हो सकती है सर, करेंगे अपन, ओके। तो उसके ऊपर कंक्लूड कर दोगे सर, है ना, कि मेनी ऑफ देम वर अपॉइंटेड इन द फॉर्म ऑफ टैलेंट्स, स्किल्स एंड द मेरिट, मेनी ऑफ देम माइट हैव बीन अपॉइंटेड इन द फॉर्म ऑफ द हेरिडिटरी नेचर सर। प्रिसाइजली जो भुक्ति का ऊपरी का था ना, भुक्ति का ऊपरी का या राजपति, है ना, ये यहाँ का जो मेन गवर्नर है प्रोविंशियल, वो हेरिडिटरी आता था सर, है ना। हेरिडिटरी क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, समझे? इनफैक्ट गुप्तास में एक कहानी आपको ये मिलेगी कि लेटर ऑन पीरियड में इनके डिक्लाइन के पीछे कारण ये भी कहा गया कि द रॉयल ऑफिशियल्स वर नॉट अपॉइंटेड इन द गवर्नर्स पोजीशन और इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस लेड टू डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों, उसके पीछे कहानी ये भी आपको मिलती है सर, कि भाई जो रॉयल ऑफिशियल्स थे, ये रॉयल ऑफिशियल्स अपना होल्ड नहीं बना पा रहे थे और राजा ने अपॉइंटमेंट करना बंद कर दिया सर, तो पहले ब्यूरोक्रेसी में रॉयल्टी का काफी इंटरफेरेंस है टॉप में सर, ओके। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप डाउन है, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बॉटम टॉप है। ये आपके आंसर का क्रक्स आना चाहिए। और आपने 3-4 सील्स का एग्जांपल दिया, इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल दिया, तो कंक्लूड हो जाएगा आंसर, समझ में आया कि नहीं? ऊपरी की पोजीशन में कोई भी आता था, नॉर्मली कुमार मतेज ही आते थे। लेटर पीरियड में कुमार मतेज नहीं आए, युवराज कुमार मतेज की अपॉइंटमेंट कम हो गई, और जैसे इनकी अपॉइंटमेंट कम हुई तो फिर दिस लेड टू द डाउनफॉल, समझ नहीं समझे? चलिए सर, ओके। तो पिक्चर समझ में आया कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, हाउ इट इवॉल्वड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। तो आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन खत्म किया, खाली देखो मैंने सोचा कि आज इकोनॉमी में चले जाऊंगे सर, ओके। कल इकोनॉमी में जाएंगे सर, ओके। और कल फिर से थोड़ी बहुत, क्योंकि ये एक्चुअली नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पिछली बैच में नहीं करवाया था। फ्यूडलिज्म, गुप्ता फ्यूडलिज्म नहीं करवाया था, सीधा डायरेक्ट फ्यूडलिज्म नहीं करवाया था। इस बार मेरे को लगा ये प्रोटो फ्यूडल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में ये एक्चुअली विनर बैंक की बुक में नहीं दिया गया प्रोटो फ्यूडल। ये प्रोटो फ्यूडल इग्नू में था, मतलब मैंने पढ़ा था, एक और सोर्स में पढ़ा था, और शायद कृष्णा रेड्डी साहब ने, मतलब 2-3 ऑथर्स ने लिखा है। तो आई थॉट कि इसको प्रोटो फ्यूडल के ऊपर से डिस्कस कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो हिस्ट्री मतलब इट्स नेवर एंडिंग सब्जेक्ट, मतलब जितने डायमेंशंस लोगे उतने कम पढ़ेंगे सर, समझ में आया कि नहीं? आता हूँ लैंड रेवेन्यू और कास्ट इसके ऊपर से, ठीक है। अभी तो बाकी है प्रिविलेज सिस्टम के ऊपर से। व्हाट आर द प्रिविलेज ग्रांटेड, अभी आऊंगा ना, लैंड ग्रांट के ऊपर आया नहीं हूँ मैं। ये समुद्रगुप्त की प्राय प्रोसेस से देखो, पीपीटी बताई है सर, हरिसेन ने सर, भगवान भगवान के इक्विवेलेंट कर दिया गया। ही इज पुरुष, है ना, इज प्रकृति, इज एवरीथिंग। देखिए कुछ कुछ टर्म्स मिडिवल इंडिया के अंदर है और कुछ कुछ एंशिएंट है। अभी एंशिएंट में अगर अभी मैं आऊंगा, जैसे सामंतवादी टर्म है, ये एंशिएंट का टर्म है सर, ठीक है। इक्तेदार मिडिवल है, फ्यूडलिज्म भी आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर सर, है ना। जागीरदार भी मिडिवल इंडिया का टर्म है सर, इजारेदार मिडिवल से लेकर मॉडर्न इंडिया का टर्म है सर, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा तो बेटा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि सबका टाइम एंड स्पेस कॉन्टेक्स्ट अलग है। आपको नेचर बहुत सारे लोगों का सिमिलर लगेगा पर होते नहीं है सर, समझे? आई गेस वी हैड डिस्कस्ड अबाउट शिवाजी एंड शिव भारत एंड भकर, है ना। आपको पता होगा भकर साहित्य बेसिकली शिवाजी महाराज के कोर्ट के अंदर बैठे हुए कोर्ट पोएट्स के द्वारा, मतलब कोर्ट ऑथर्स और उनके बाद लिखा हुआ है सर, ठीक है। एक्चुअली मराठी लिटरेचर का पार्ट है सर, रीडिंग ओके। एंड अगर आप शिवाजी महाराज वाले क्लास को याद करोगे तो उसके ऊपर हमने आधा एक घंटा चर्चा किया हुआ था कि सभासद बकर एक्चुअली बाद में लिखा गया था। वो मोस्ट ऑफ संभाजी के टाइम के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा सर, समझे नहीं समझे? एंड वी विल सी, नहीं नहीं आपको दो ही सोर्सेस लिखे हैं ना सर, आपको वी विल सी की स्पेशल रेफरेंस आपको पूछा है इसके लिए, दोनों में 5-5 मार्क का लिखना है, समझे? तो शिव भारत वाज एक्चुअली अ पोएट, पोएम सर, बकर बेसिकली सभासद करके, सभासद मतलब द मेंबर ऑफ द असेंबली सर, ओके। तो उनके मिनिस्टर्स के द्वारा लिखे गए थे सर, है ना। तो संभाजी महाराज के टाइम के एक मंत्री थे, उनके द्वारा ये कंपोज किया गया था। उन्होंने बेसिकली हिस्टोरिकल टेक्स्ट को हाइलाइट किया था। तो शायद तक हमने, आप वो क्लास देखोगे ना, क्या कहते हैं
मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट मीडियल से मॉडर्न शिवाजी वाला जो क्लास है मराठास की हिस्ट्री में, उसमें समझाया हुआ है। प्लीज रेफर टू दैट क्लास। ओके, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, नोट्स में भी ला दूंगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। दिस ईयर यू विल गेट इट, है ना, मतलब एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा सर। At the Battle of Sedan, Europe lost to Mistress and gained a master. Mistress here is Austria or France. Okay, समझे? Basically that is with reference to the condition of Germany as well, sir. समझे कि नहीं? इसके कंटेक्स्ट में अगर आप समझिए तो ये जर्मन कंटेक्स्ट में भी बोला गया है सर, कहीं, क्योंकि ये कंटेक्स्ट ही जर्मनी के साथ था सर, एंड इसी के स्टोरी लाइन के साथ जोड़ के ये बोलने की कोशिश की गई है कि भाई यूरोप में क्या कह सकते हैं कि काइंड ऑफ जर्मनी बिकेम मास्टर। उसके पीछे का कारण ये है कि द कंडीशन ऑफ जर्मनी बिकेम वेरी पावरफुल ना सर। ओके, कहीं अपन समझे, जर्मनी बेसिकली इसके बाद बड़ी पावरफुल हो गई ना सर। आई कम बैक टू दिस टॉपिक, है ना, इसके ऊपर क्या कह सकते हैं कि चर्चा करेंगे जब 1870 में वर्ल्ड हिस्ट्री में जर्मन यूनिफिकेशन के पॉइंट ऑफ से डिस्कस करेंगे। चलिए सर, ठीक है, तो कल मिलता हूँ वापस। कल गुप्ता पीरियड को ऑलमोस्ट इकोनॉमी के ऊपर चले जाएंगे और कल्चर के ऊपर चले जाएंगे सर। कल गुप्तास के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी कल्चर के ऊपर चले जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमी कल्चर सोसाइटी, हाँ, इकोनॉमी एग्रीकल्चर सोसाइटी सर, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होगी। परसों आर्ट एंड कल्चर या डिक्लाइन क्या कह सकते हैं गोल्डन एज के ऊपर। इस दो क्लासेस में हो जाना चाहिए गुप्ता। ठीक है, वी आर ऑन ट्रैक सर। चलिए सर, ओके, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।